जी जी। जी, मैं आज शुरू के कर रहा हूँ। कार्यक्रम को श्री जीवन चंद उप्रेती जी संबोधित करेंगे। और उप्रेती जी एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। वो उत्तराखंड सरकार में उप लोकायुक्त भी रहे अपर और अपर उन्होंने अपर सचिव उत्तरा अपर सचिव। अपर सचिव लोकायुक्त भी रहे और साथ ही साथ उत्तराखंड के आंदोलन में बढ़-चढ़ के भाग लिया सरकारी नौकरी में रहते हुए भी। और उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए जो भी काम हुए वो आपके ही सामने हुए और आपके ही साथियों ने किए। तो एक बहुत पुराना इतिहास है, साथ ही साथ इनका जो है सामाजिक काम और विकास के आवाज नहीं क्षेत्र आ में रही भी है। काफ़ी काम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। हाँ, जी, आपकी तो जी। क्लियर आ रही है। तो थोड़ा सा जो दूसरे साथी हैं वो अनम्यूट कर लेंगे जो बोल नहीं रहे हैं इस वक्त, और जी, थोड़ा जी। सा। जी जी, ध्यान रखें। मैं कर देता हूँ। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आग्रह करूँगा श्री जेसी उप्रेती जी से कि वो आएँ और अपना पर्वतीय महासभा के कार्यक्रम और कलापों के बारे में बताएँ। उनके पास 30 से 40 मिनट का समय रहेगा और फिर बाकी समय जो है, वो प्रश्नोत्तर में जाएगा। आज से एक नया लोगों ने पैटर्न लाया है कि हम लोग 9:45 मिनट के बाद प्रश्न लेना बंद कर देंगे और हर प्रकार से ये कार्यक्रम 10 बजे तक खत्म कर दिया करेंगे। साढ़े 10 10 के पहले ही हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो मैं अब आग्रह करूँगा उप्रेती जी आएँ और अपना वक्तव्य दें पर्वतीय महासभा के कार्य और क्रियाकलापों के बारे में। धन्यवाद। अ, अभिषेक जी, नमस्कार। मैं आपका और सभी महानुभावों का को सादर प्रणाम करते हुए थोड़ा सा मैं आपको अपना भी परिचय दे दूं। मैंने उत्तर प्रदेश, जबकि उत्तराखंड बना है जो नया, वो उत्तर प्रदेश से ही उत्पन्न हुआ है। तो मैं सचिवालय में सेवारत था, और देहरादून में भी मैंने 2002 से 7 तक लोकायुक्त संगठन की स्थापना की, और मैं सहयोग दिया, और वहां पर मैं अपर सचिव रहा। 14 में रिटायर होने के बाद मैंने अपना सेवानिवृत्त जीवन को पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर जो मैंने काम किया था जिंदगी भर वही काम शुरू कर दिया। इसके लिए मैंने लोक जिम्मेदार पार्टी को ज्वाइन किया, और उसमें मैं पहले उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। उसके बाद मैं महासचिव, वर्तमान में महासचिव के रूप में, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं स्पिरिचुअल मास्टर भी हूँ, और योग और उस पर भी काम करता हूँ, और अग्निहोत्र तरयज्ञ और भी मैं आध्यात्मिक तरह के कार्य भी करता हूँ। आज मुझे जो विषय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे पर्वतीय महासभा के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। और ये महासभा, पर्वतीय महासभा जो हमारी ऐसी है कि देखिए, पर्वत हमेशा ही और दुर्गम क्षेत्र रहा है, और चाहे अच्छा। कोई पर्वत हो। भारतवर्ष में जो है हमारे 28 प्रांत हैं, जिसमें से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन 28 में से जो मेन रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र माने गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और उत्तराखंड जो कि 9/11/2000 में बना, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, सिक्किम है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, ये माने जाते हैं। आप अगर देखते हैं, देखें हम कि हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्र है, एक्चुअल होता क्या है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इतना कठिन है वहाँ रहना जीवन, कि उसके बारे में अगर यदि आप वहाँ पर रहना चाहें तो बड़ा सोचना पड़ता है कि यार, पहले जो लोग, जब उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश एक था, तो यहाँ से जो लोग वहाँ पर पोस्टिंग की जाती थी, उनको ऐसा किया जाता है पनिशमेंट के तौर पर। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या स्थिति रही होगी। तो हिमाचल प्रदेश जो है, 90% पहाड़ है उसमें। तो इसलिए जो पर्वतीय अगर क्षेत्र कहें, पर्वतीय राज्य कहें, तो नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल जो प्रदेश है उसमें 80% पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस तरह से अगर हम पूरा पर्वतीय क्षेत्र में जो जितने मैंने बताए, इनमें देखें हम, भारत का 18% जो है भाग पहाड़ी है, 28% पठारी भाग है, 43% मैदानी भाग है। तो इस टोटल उसमें जो है 11% भाग
को हम पर्वतीय भाग में निकालते हैं, जो कि अत्यंत ही दुर्गम, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। उनका अपना एक संस्कृति, अपना एक अलग ढंग का रहन सहन है, अलग ढंग की वेशभूषा है। तो इस और उनके जो त्योहार, बर्ताव और उनके सारी मान्यताएं जो हैं, वो दैट इज द ऑल आर डिफरेंट। तो अब हम उत्तराखंड की बात आते हैं ये इसी भावना को लेकर के, कि जब वहाँ का आदमी क्या करे, जब परिवार बढ़ने लगे और वहां पर न मेडिकल की सुविधा है, न एजुकेशन की सुविधा है, न रोडों की सुविधा है, सारे पर्वतीय राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां के लोग क्या करने लगे कि परिवार में ना जमीन तो सीमित है, लेकिन लेकिन जनसंख्या बढ़ रही, तो उससे वहां के लोग क्या करने लगे, उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया, पलायन। तो पलायन का नतीजा ये हुआ, एक तरफ तो ये अच्छाई रही कि पलायन करने से उनको शिक्षा का विकास हुआ, उनके अंतर्गत बाहर जाके नौकरियां मिलने लगी, धन कमाने लगे। और दूसरी तरफ क्या हुआ, उन्होंने पहाड़ से जो उनके जमीन जायदाद वगैरह थी उससे दूर होते चले गए। और आज हम लोग जो स्थिति देख रहे हैं पलायन की, उसका मूल कारण यही है कि वहाँ सभी समस्याओं का पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में अभाव है। तो ये एक बहुत बड़ा, उस वक्त, अब तो बहुत स्थिति सुधार हो गई है, लेकिन पहले जब हमने पर्वतीय महासभा का गठन किया था, इसके पीछे यही सोच थी कि जो लोग वहां से, गरीब लोग, जिनको बहुत सीधा साधा ईमानदार समझा जाता था, वो पलायन करके अपने रोजगार के लिए, वो भी रोजगार छोटा मोटा करते थे, कोई होटल में बर्तन, कहीं बहुत छोटी नौकरी मिल गई, क्योंकि दे वेर नॉट एजुकेटेड दैट टाइम, वहाँ कोई स्कूल नहीं थे। तो हमारे मन में भाव आया कि यार ऐसा काम किया जाए कि इन लोगों को मदद की जाए, इनको इनके अंदर सुरक्षा की भावना लाई जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात थी, जबकि बहुगुणा जी जब हुआ करते थे यहाँ पर, उन्होंने इंदिरा गांधी से ये बात कही थी कि देखिए यहाँ की स्थिति अत्यंत ही गंभीर है। आप यहाँ, गढ़वाल आई थी वो घूमने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप गढ़वाल तो आ रही हैं, लेकिन आप गढ़वाल को प्रधानमंत्री के नजरिए से देखिए, और उस यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर विचार करिए। यहाँ की जो गंगा जमुना सारे भारतवर्ष को जल पिलाती है, उसको प्यास बुझाती है, उसको कम से कम उत्तराखंड की तो प्यास बुझाना ही चाहिए। तो बड़ा गंभीर उन्होंने समस्या उसमें उल्लेख किया था इंदिरा गांधी को, उसमें थोड़ा सा वो भी लगा था। और आई थी वो, उन्होंने यहाँ की प्रॉब्लम्स को देखी थी। उसके बाद कई 72 में भी गोष्ठी हुई है, जिसमें कमलापति त्रिपाठी जी और बड़े बड़े विद्वान लोग, गवर्नर साहब थे, एक पांडे जी अल्मोड़ा में, वहां पर भी यही समस्याएं बताई गई, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। चलते चलते जब हम लोगों ने पर्वतीय महासभा का गठन किया 1993 में, तो इसमें 93 में ये सोच हमने रखी कि इनके लिए, जो पहाड़ के लोग या पर्वतीय मूल के लोग कहीं से भी आए, उनको हम स्कूल के लिए यहाँ पर मदद करेंगे। उनकी गरीबी है तो उनको गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार देखेंगे, और हर हर स्तर पर उनको हम मदद करके उनको आगे बढ़ा करके प्रगति की ओर ले जाएंगे, ताकि राज्य और राष्ट्र शक्तिशाली बन सके। इस पर्वतीय महासभा के पीछे ये भावना रही। अब आता है उत्तराखंड, चूंकि हम लोग विशेष रूप से उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के थे, तो सबसे पहला काम होता है अपने घर को ठीक करना। तो हमने उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश में ही विचार करना शुरू किया, और ये 93 में बना। उसके बाद 95 में हमने इसे रजिस्टर कराया, राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन इसको, इसका कार्य क्षेत्र रहा। और इसके जो प्रथम संरक्षक थे, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो थे BD सनवाल साहब, जो प्रथम ICS थे अंग्रेजों के बाद, और वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव रहे। तो वो हमारे संरक्षक भी थे, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। उनका मैं नाम लूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं मेन उद्देश्यों को बताना चाह रहा हूँ। तो 95 में रजिस्टर्ड हुई, और इसका मुख्य काम था पर्वतीय मूल के लोगों को सामाजिक सामाजिक सुरक्षा एवं प्रगति हेतु मदद करना। तो एक और बात है, क्यों तब तक, जब तक ये उत्तर प्रदेश में था ये क्षेत्र, इसको पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। हर आदमी, वहाँ के लोगों को भी मैं समझता हूँ उस वक्त की, मैं मेरे आंखों के सामने तस्वीरें आती हैं कि हर आदमी यही कहता था, यार पहाड़ी, अरे पहाड़ से रहने वाला पहाड़ी, कोई नो प्रॉब्लम। लेकिन उनकी जो दयनीय स्थिति थी वो बहुत ही नाजुक थी।
तो बड़े प्रयास में हम लोगों ने इसका गठन किया और महासभा ने इस पर काम करना शुरू किया। अब आया क्या कि राज्य जब हम लोगों ने देखा कि अब ये बच्चे भाग रहे हैं वहां से, युवा वर्ग, क्योंकि देश का जो राष्ट्र का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है युवा वर्ग। युवा वर्ग अगर मजबूत नहीं है तो फिर हमें उसके लिए चिंतित होना पड़ता है। तो इसी बात को दृष्टि में रखते हुए हम लोगों ने एक मांग उठाई कि वहां के युवा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो अनुसूचित, अभी मैं आपको अनुसूचित क्या है वो भी डिटेल से बताऊंगा, वहां के दिया जाए। इसके लिए 1995 में बना हमारे है, इसमें महासभा अच्छे द्वारा लोग। राज्य पिछड़ा आयोग में एक बात दायर किया गया, राज्य पिछड़ा आयोग उत्तर प्रदेश में। और इसमें आपके सतपाल जी महाराज, कर्नल के एस रावत और बी डी सनवाल साहब के सिग्नेचर से ये रिट दायर हुई। और हेलो, हेलो, या जी म्यूट। जी हाँ, जी उसके जी, म्यूट बाद है, म्यूट है। जब हमने इसमें आरक्षण मांगने की डिमांड की 27% की, तो उस वक्त मुलायम सिंह जी हुआ करते थे मुख्यमंत्री। तो पहले मायावती थी, फिर बाद में मुलायम सिंह। तो मायावती जी के समक्ष जब ये बात आई कि भाई नहीं, 27% आरक्षण चलते चलते जब पिछड़ा वर्ग आयोग में केस चला, 2-3 साल हम लोगों ने किया, इसी बीच में उत्तराखंड, हमारे दिमाग में ये बात छिपी थी कि अगर अलग कर दें उत्तराखंड को तो शायद इसका विकास हो जाए। तो बी डी सनवाल साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि उप्रेती जी, जो ये काम कर रहे हैं आप, मैं नहीं समझता कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उनका कहना था कि यदि इसको यूनियन टेरिटरी में लाते आप तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता। खैर वो बात हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं। तो खैर इस वक्त ये बात उठी कि उत्तराखंड अलग हो, उत्तरांचल अलग हो। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नौकरशाह जो नौकरी करने वाले थे, और वहाँ के जो जनता थी, वहाँ का महिला वर्ग था, वहाँ का युवा वर्ग था, उन्होंने इस चिंगारी को प्रारंभ किया। और ये चिंगारी सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर केवल उनको मदद किया, क्योंकि कोई कुछ भी करे, जब तक आपके पास ताकत नहीं होगा, जैसा अभी अभिषेक जी कह रहे हैं, जो गठबंधन हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको एक ताकत चाहिए। जब तक हमारे पास ताकत नहीं होगी, हम, आप कोई सर भी फोड़ेगा तो हम उसको भी नहीं सुनते हैं। ये गवर्नमेंट का ये मैं हाल बता रहा हूँ। तो जब ताकत होगी तो आपकी छोटी सी छींक को भी सुनना पड़ेगा। तो इसी बात को लेकर के जब इन्होंने सब आंदोलन किया, उसको कोई नहीं सुन रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर, चूंकि यहीं से सत्ता का, उत्तराखंड का बनना था, हाउस में मायावती जी से बात करके, हम मायावती जी को धन्यवाद देंगे, बहन मायावती को, कि उन्होंने यहाँ से उसका एक प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा अलग उत्तराखंड के लिए। तदुपरांत मुलायम सिंह जी के समय में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा इस प्रांत को बनाने के लिए। हम लोगों ने यहाँ जोर लगाया, और वहाँ की जो पर्वतीय क्षेत्र के जो हमारे मूल निवासी, वहाँ पर जो वहाँ पर काम कर रहे थे, रह रहे थे, महिलाएं थी, उन्होंने अपनी जी जान लगा दी और उत्तराखंड की मांग पर वे आंदोलन में कूद पड़े। तो इस तरह से हमने सबसे जो पहला प्रयास किया था, वो किया था 11/9/94 को बेगम हजरत महल पार्क पर हमने उत्तराखंड सृजन के संदर्भ में एक मौन जुलूस निकाला, जिसमें 800 जो वहाँ के मूल उत्तराखंड के निवासी थे, उन लोगों ने भाग लिया और गिरफ्तारी दी। इसमें कर्नल के अध्यक्ष पर्वतीय महासभा के बी डी सनवाल साहब और बड़े बड़े करीब के वरिष्ठ लोग थे। और इसका बड़ा, और जेल भरो आंदोलन हुआ। तो इसमें इससे बड़ा असर पड़ा, इससे गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए, और मुलायम सिंह जी भी थोड़ा विचलित हो गए, कि हमें करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हमने 2/10/95 को दया निधान पार्क, यहाँ पर डीएवी कॉलेज है, उसके पार्क में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें राजनाथ सिंह जी को बुलाया गया था। राजनाथ सिंह जी किसी वजह से नहीं आ पाए। खैर रैली हुई, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा शासन पर। ये तो इन्होंने क्या किया, जब इतना हो गया और आंदोलन चलने लगे, हम लोगों ने उत्तराखंड में जा जा करके निरीक्षण करके वहां पर भी आंदोलन किया। और पूरे वहाँ पांडे जी गवर्नर थे अल्मोड़े में, उनसे मिले, एडी जी थे, और एक जशवंत सिंह बिष्ट जी थे, जो प्रमुख लोग थे, कोश्यारी जी थे, भगत सिंह कोश्यारी जी, सतपाल जी महाराज थे। तो इन लोगों से जब हम लोगों ने मिल के काम किया, तो ये लगा कि अब भाई ये काम तो करना ही पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तक जो है बात पहुंची। 31 जनवरी 96 को
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से हमारे पास लेटर फैक्स आता है, हमारे पास नहीं आता है, वो आता है यूपी गवर्नमेंट के पास। तो वो फैक्स में लिखा होता है कि आप उत्तराखंड की जो समस्या बढ़ गई है, उत्पन्न हो गई है, इसके लिए दिनांक 2 फरवरी को इन इन संगठनों के प्रतिनिधियों को सूचित करें कि वे भाग लें डिस्कशन में। उसमें 3 लोगों को बुलाया गया था उस फैक्स में। वो फैक्स की कॉपी अभी भी मेरे पास है। उसमें पर्वतीय महासभा के कर्नल के.एस. रावत और हमारे संरक्षक बी.टी. सोनवाल साहब और हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया था जिसके हरीश जोशी जी थे। तो तीनों को बुलाया था, कहा कि आप आइए सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्कशन करिए इस समस्या पर। तो हम लोगों ने वहां जाके डिस्कस करने के बाद ये जो है कार्यक्रम बढ़ा, और उधर आंदोलन का कई लोग शहीद हुए। और उन्होंने जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ और जब तमाम उथल पुथल हुई तो गवर्नमेंट को इसके लिए बाध्य होना पड़ा, और उसके परिणाम स्वरूप 9/11/2000 को उत्तराखंड का सृजन हुआ। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सृजन तो हो गया 2000 में, और प्रांत सब आज इतने साल हो गए, 25 साल, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमने जिस सपनों का, धर्म सिंह रावत जी ने जो सपनों का एक उत्तराखंड लिखा था, जो बातें उन्होंने सत्य लिखी थी, वो आज बिल्कुल सामने आ रही हैं। तो धर्म सिंह रावत जिन्होंने भारत के लोक जिम्मेदार पार्टी का गठन किया, वे भ्रष्टाचार विरोधी थे, आईएएस अफसर थे, और आईएएस अफसर रहते हुए उन्होंने जिस विभाग में नौकरी करते थे, सचिवालय में, उसमें उन्होंने 8,000 फाइलें गायब पाई, और उन्होंने उसमें से जब डराया अधिकारियों को तो 200 फाइलें मिल गई। उन फाइलों को उन्होंने शील्ड करके, वे वीर बहादुर उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पास गए कि साहब ये हो रहा है भ्रष्टाचार मेरे आंखों के नीचे, मैं क्या करूं। तो उन्होंने, वीर बहादुर जी ने कहा, एक मंत्री को कह दिया कि भाई आप इस को पूरा देखिए और मुझे बताइए। तो उन मंत्री महोदय ने क्या, मैं नाम नहीं लूंगा, उन मंत्री महोदय ने क्या किया, रातों रात जो है उसका ताला तोड़ करके वो जो 200 फाइलें गायब थी, और धर्म सिंह रावत जी को ही दोषी ठहरा दिया कि भाई इन्हीं ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने 200 फाइलें, कह रहे कहाँ है वो। अब ये परेशान हो गए, तो ये भी बहुत जिद्दी स्वभाव के ऑनेस्ट थे, तो ये वहीं पर धरने पर, इंदिरा भवन में इनका कार्यालय था, वहीं पर बैठ गए धरने पर। इन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगा चाहे मर जाऊं, ये कैसे हुआ, कब ताला तोड़ा, किसने तोड़ा, ये सब मेरे को बताया जाए। तो ये बैठ गए, तो सारा सब लोग, गवर्नमेंट भी थोड़ी हिल गई कि भाई आईएएस अफसर ने भूख हड़ताल कर दिया, अगर ये मरा गए या कुछ और हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। तो खैर उन्हें समझा समझू के उठाया गया, और अपनी इज्जत बचाने के लिए शासन ने क्या किया कि मेडिकल जो डॉक्टर्स की टीम बैठा दी, और इनके खिलाफ घोषणा कर दिया कि ये पागल हो गए। एक आईएएस अफसर ऐसा करे, उन्होंने कहा पागल हैं ये, तभी कर रहे हैं ऐसा। अब ये पागल घोषित करने के लिए मेडिकल टीम में सारे डॉक्टरों की टीम बनी, उन्होंने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया, और एकदम बहुत प्रभावी व्यक्ति थे ये। तो डॉक्टरों ने भी कुछ उनके समझ में आया होगा भाई जो है सही है, तो उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा देखिए ये पागल तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस इनको जरूर है, तनावपूर्ण स्थिति में है ये। तो खैर उनको उससे बरी कर दिया गया। तब उन्होंने फिर ये सोचा, फिर उन्होंने कहा अच्छा अब ठीक है। तो उन्होंने जीपीओ पार्क में धरने दिए, और कई जगह मंसूरी में दिए, नैनीताल में दिए, और उसके बाद ये सेवा से जो है सेवानिवृत्त लेकर के इन्होंने सेशन साहब उस वक्त थे, बहुत ईमानदार आदमी थे, वो चुनाव आए थे, तो उनसे इनके बड़े अच्छे संबंध थे क्योंकि वो ईमानदार आदमियों को पसंद करते थे। तो धर्म सिंह रावत जी ने उनसे बात करा, भाई तो हमारी तो कोई सुनता नहीं, तो हम एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। तो केन सेशन साहब ने कहा बिल्कुल बनाओ, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं भी उसमें ज्वाइन करूंगा, लेकिन बाद में वो शायद गवर्नर के उस चक्कर में शायद ज्वाइन नहीं कर पाए। खैर इन्होंने पार्टी बनाई, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी, 96 में, जून 96 में, 6 जून। तो इस पार्टी का उन्होंने रखा दायित्वशीलता और पारदर्शिता और जवाबदेही, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि इस पार्टी में वही लोग आए जो 50 वर्ष तक काम करना चाहें और सत्ता का लोभ ना हो जिनके अंदर। क्यों? क्योंकि हमें वैचारिक स्तर पर लड़ना पड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, दायित्वशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के खिलाफ। तो ये हमारे, यही सिद्धांत हमारे महासभा में भी था, क्योंकि ये हमारे महासभा के स्तंभ थे, ये लोग जो बहुत विशेष ईमानदार और भ्रष्टाचार के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। तो अब ये जो उत्तराखंड बना हमारा, तो उत्तराखंड बनने के बाद देखिए जो समस्याएं क्या आ गई अभी। ये
हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ वो जबकि 90% भाग उसका पहाड़ी है, और हिमाचल का 16/5 इसका हिमाचल प्रदेश का हुआ था 25 जनवरी 77 में गठन, 71 में गठन हुआ। तो इसमें जो है आज स्थिति देखिए, हिमाचल प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और वहाँ के जो स्थिति है उसकी तुलना हम उत्तराखंड से नहीं कर सकते। उत्तराखंड से बहुत आगे है, मैं समझता हूँ जहां तक है, क्योंकि उसका रीजन है वहां पर उन्होंने जो भी भू कानून है और जो उनको 5th शेड्यूल का प्रकरण है, जो यहाँ अब उठ रही आवाज है, वो वहां से वहां पर विद्यमान है। तो अब सिर्फ क्या है कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया तो ये मांगे उठने लगी। क्यों? क्योंकि जब ये अनुसूचित क्षेत्र माना गया था शुरू में, तो अब इसको आपने कैसे जो है अनुसूचित क्षेत्र नहीं माना, जब अब कैसे नहीं रहा? तो इसके लिए मैं आपको ये जानकारी दे दूं, क्योंकि सामान्य जानकारी होना जरूरी है। अनुसूचित क्षेत्र है क्या? अनुसूचित क्षेत्र ये जरूरी नहीं कि वहां पर अनुसूचित लोग हों या कोई जाति पर आधारित नहीं। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र शब्द उस क्षेत्र को परिभाषित करता है जहां आदिवासी आबादी केंद्रीय है। केंद्र सरकार इन अनुशासित क्षेत्रों के संरक्षण में प्रत्यक्ष रुचि लेती है, और वहां पर जो उसकी जो आबादी आदिवासियों की, उसकी क्या होती है, उसकी संस्कृति एक अलग होती है, और जातीयता और उनका जो संरक्षित करना उनका महत्व, उनको शासन महत्वपूर्ण मानता है। तो इनको उन्होंने 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में रखा है। और यानी इसका ये कह सकते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची, और जो आजकल चल रहा है मुद्दा उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल, तो उसका मतलब बता रहा हूं मैं। 5वीं अनुसूची में और 6ठी अनुसूची में क्या है ये, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं। कौन से अनुसूचित क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया है इसके आधार पर, उसमें जो मानदंड माने गए हैं वो क्या होता है, राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को भी जिसको देखे वो कि ये अनुसूचित है, उसको नोटिफिकेशन द्वारा कुछ मापदंडों को देख करके अनुसूचित घोषित कर सकता है। उसमें क्या मापदंड है? एक तो है क्षेत्र की प्रकृति, और अविकसित या काफी विकसित अविकसित क्षेत्र हो, और जनजाति आबादी में का पूर्ण अस्तित्व हो वहां पर, और क्षेत्र की सामान्य आबादी के बीच असमानता हो, इसकी सघनता के संबंध में एक उचित क्षेत्र आकार हो। ये इसके मापदंड है। यह अधिकार राष्ट्रपति को संविधान का अनुच्छेद 244(1) देता है। अब आइए जो 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में भी अब जो इस वक्त आवाज उठ रही उत्तराखंड की मेन समस्या है 5वीं अनुसूची। तो इसमें इसके अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के राज्यपाल के पास आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारियों में राज्य सरकार के लिए विधानमंडल के कृत्यों के प्रभाव को प्रबंधित करने के आदेश जारी करना भी शामिल है। अब छठी, अब आप कहेंगे 6ठी और 5वीं में क्या क्या अंतर है? तो उन क्षेत्रों को, ये 6ठी अनुसूची उन क्षेत्रों को कवर करती है जो स्वशासन पर निर्भर है। आदिवासी समुदाय को स्वयं अपनी परिस्थितियों या महत्वपूर्ण नियंत्रण दिया गया है, जिससे सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में कानून बनाने और केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। 5वीं अनुसूची के विपरीत स्थानीय सरकार और राज्यपाल के पास सीमित नियंत्रण शक्ति और इसलिए की जिम्मेदारियां हैं। इसे अब 6ठी अनुसूची में क्या होता है? 6ठी अनुसूची के स्वायत्त जिला परिषदों, एडवाइजरी कमेटीज बनती हैं जो स्वायत्त जिला प्रभागों की स्थापना और संचालन करके स्वदेशी और आदिवासी समूह की रक्षा के लिए बनाया गया था। 6ठी अनुसूची के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासी और आदिवासी समूह को महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। 6ठी अनुसूची में जो आते हैं पूर्वोत्तर के 4 राज्य, एक है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित विशेष प्राविधान दिया गया है। जबकि 5वीं अनुसूची में 10 राज्य आए हैं। तो उनमें क्या है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना।
तो अब ये समस्याएं ये है कि अब हम लोग ये उत्तराखंड की जो बड़ी समस्या है 5th शेड्यूल की, ये इसलिए मांग की जा रही है कि इनको अनुसूचित क्षेत्र मान के राष्ट्रपति ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब राष्ट्रपति ने इसके लिए डिक्लेरेशन किया था तो 1950 में एक उसमें ये लिखा गया था कि 1947 जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद जो व्यक्ति जहां पर रह रहा है वो वहां का मूल निवासी माना जाएगा। एक समस्या और उत्पन्न हो गई उत्तराखंड में कि भाई अब मूल निवासी और स्थायी निवासी ये दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तो अब मूल निवासी कौन होगा, स्थायी निवासी कौन होगा? तो इसमें क्या है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और ये बहुत भारी प्रॉब्लम है। तो इसमें जब इन्होंने ये 1950 में जब प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के आधार पर मूल निवास यानी अधिवास के समय सीमा संविधान के अनुसार निर्धारित की गई, जिसकी मांग अब उत्तराखंड वासियों द्वारा की जा रही है। 1950 के अनुसार देश का विधान लागू होने के साथ वर्ष 1950 में जो व्यक्ति जिस समय का निवास जहां पर निवास कर रहा था वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा, यह उल्लेख है। फिर 1961 में पुनः दूसरा नोटिफिकेशन हुआ तत्कालीन राष्ट्रपति ने किया, जिस पर उन्होंने इसी आधार पर उनके लिए आरक्षण और अन्य योजनाएं चलाई। लेकिन मूल निवास की अब मूल निवास है क्या, मूल निवास की परिभाषा क्या दी गई उसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ? किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले वे लोग जो बहुत पहले से या उनके पूर्वज वहां रहकर अपना जीवन यापन करते आए हैं उन्हें मूल निवासी कहा जाता है। ये मूल निवास की डेफिनेशन कहीं का भी हो। पर्वतीय क्षेत्र के एक हक और हितों की रक्षा है तो उत्तराखंड राज्य सृजन 2000 में तो हो गया, लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे, इन्होंने इनके अगुवाई में भारतीय जनता सरकार थी जिन्होंने मूल निवास को किनारे करके स्थायी निवास की धारणा ला दी। देखिए आप यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब उत्तराखंड बना तो इन्होंने मूल निवास को किनारे कर दिया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्थायी निवास की धारणा को आगे करते हुए इन्होंने उसकी सीमा तय कर दी। क्या कर दी कि जो व्यक्ति 1985 से यहाँ रह रहा है वो यहाँ का स्थायी निवासी हो गया। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ, ये बड़े इंटरेस्ट की बात है। एक केस हुआ था 2010 में नैनी सेन वर्सेस उत्तराखंड राज्य। 2010 में इन्होंने हाई कोर्ट ने यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो नोटिफिकेशन हो चुका है राष्ट्रपति द्वारा वो मान्य है, उसको कोई नहीं काट सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। लेकिन इन्होंने कहा ये मूल निवास वाला झगड़ा ही खत्म करो, एक किनारे रख दो। तो इन्होंने क्या किया, 2012 में एक याचिका को हाई कोर्ट में दायर कर दी, उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और फैसला सुनाया कि 9/11/2000 यानी राज्य पुनर्गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है उसे यहाँ का निवासी माना जाएगा और कट ऑफ डेट 1950 मानते हुए उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र सुविधा प्रदान की गई। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 24 और 25 के अधिनियम 5 और 6 अनुसूची के अनुसार प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर दी गई। अब ये प्रश्न ये है, ऐसा ये जो झगड़ा है इसका आप कैसे सुलझेगा? अब ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ही इसको उत्पन्न किया तो कौन जाएगा? यही यहाँ की डिमांड है, हमें 5th शेड्यूल लाया जाए। मुझे यहाँ तक है एक पर्वतीय महासभा के पदाधिकारी होने के नाते मैं इसका समर्थन करता हूँ कि यहाँ पर 5th शेड्यूल होनी चाहिए। दूसरी मुद्दा जो है वो है यहाँ पर जो अभी उठ रहा है उत्तराखंड का, जो जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमें भारत गठबंधन को हम यहाँ पर बढ़ाना, विकास करना चाहते हैं और उसके द्वारा एक अच्छे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हमें इन मुद्दों पर भी बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। तो दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है वो कृषकों के लिए, वो क्या है न, वो वहाँ के जो चकबंदी वाला भू क्षेत्र वाला मामला है। अब ये भू क्षेत्र वाला मामला भी बड़ा, आप प्लीज टाइम हो तो बता रहे हैं, मैं बोलूं? जी 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 हेलो, बोलिए बोलिए जो बोलिए। ये भू प्रकरण है ये बहुत खतरनाक है, इस वक्त स्थिति में पहुंच चुका है यहाँ पर। इसको मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
उत्तराखंड प्रांत के सृजन 2000 में जब हुआ, राज्य बनने के बाद अब तक भूमि के जुड़े कानूनों में जो भूमि क्रय हेतु आसानी से बदलाव किए, वो जनहित में नहीं देखे जा सकते। जो अभी बदलाव किए इन्होंने, अब वो कैसे क्या है वो मैं बता रहा हूँ। हिमाचल के राज्य में मात्र उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य है जिसमें सशक्त भू कानून न होने से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर जमीन खरीद रहे हैं। ये यहाँ की समस्या है, और राज्य संसाधनों पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, ये इनका कहना है, मांग है, डिमांड है। तो इसका ये है भी, डिस्ट्रिक्ट में भी आ रहा है। जैसे हिमाचल प्रदेश में जो भू कानून है, उसमें बाहर का आदमी वहां पर नहीं बना सकता है, काम नहीं जा सकता है। तो आज उनकी संस्कृति भी बची हुई है, और उनकी हालांकि जो मनाही नहीं, कोई जा करके बिजनेस करे वो करे वो, लेकिन वहां पर जमीन नहीं खरीद, केवल जमीन भू कानून की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ के मूल निवासी में असंतोष होना स्वाभाविक है इसकी, क्योंकि वे भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं, सारी जमीनें उनकी खरीद रहे हैं, जिसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर भी पड़ रहा है। तो बात सत्य है कि जब जब पूरे जमीन खरीद लेंगे दूसरे लोग, वहां के लोग तो भागेंगे, इधर पलायन कर रहे हैं, तो वहां पर संस्कृति तो बर्बाद हो गई। तो अब इसका ये लोग डिमांड अब उठा रहे हैं इसको, तो इसमें देखना पड़ेगा क्या सही है, जेन्युइन है या नहीं है। अन्य हिमालयी राज्यों के भूमि क्रय के सख्त नियम है। हिमाचल जैसे पड़ोसी देश में कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद पर रोक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, उसका रोक हो कुछ नहीं। राज्य की कुल भूमि का लगभग 64% वन है, यहाँ पर 64% और बंजर भूमि है, जबकि कृषि योग्य भूमि मात्र 14% है। अब 14% कृषि योग्य भूमि है, उसमें भी अगर वो बेच देते हैं तो खाएंगे क्या, उनको तो भागना ही भागना है। तो आजादी के बाद एक मात्र भूमि बंदोबस्त 1960 से 1964 के बीच हुआ। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 आया। कुमाऊं और उत्तराखंड जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1960 में राज्य के भूमि बंदोबस्त हुआ। अब वर्ष 2003 में राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। 2003 में उत्तराखंड ने अपना भूमि कानून बनाया। इस संशोधन में बाहरी लोगों को 500 वर्ग मीटर कृषि भूमि खरीदने की सहमति दी गई, ताकि वे 500 वर्ग मीटर खरीद सकते हैं। वर्ष 2008 में इसमें संशोधन कर दिया गया कि वे अब 250 वर्ग मीटर क्रय करेंगे। 2018 में भाजपा सरकार के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने इस कानून में क्या संशोधन किया, उन्होंने क्या कि उद्योग स्थापित करने हेतु पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि जो आदमी से अगर उद्योग के लिए खरीदेगा, उसके लिए जरूरी नहीं कृषि भूमि को खरीद सकता है। इन्होंने इसको ये छूट लगा दी, क्योंकि अपने लोगों को जमीन देना था। साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया। आज एक उद्योग का जितने भी उद्योग लगाए थे इन्होंने, उद्योगपतियों ने यहाँ जमीन खरीदी, कोई भी उद्योग सफल नहीं हुआ यहाँ। उन्होंने क्या किया, जब तक सब्सिडी मिलती रही उद्योग किया, उसके बाद उन्होंने बाहर से आदमियों को ला करके यहाँ भरा अपने यहाँ, जैसे कर्नाटका वगैरह से यहाँ तमाम फैक्ट्रियां लगी हैं, सब वहीं के लोग यहाँ काम करते थे, और जब सब्सिडी खत्म हो गई तो उनको लेकर के चल दिए, फैक्ट्री जो है यहाँ पर खत्म। तो ये स्थिति रही। 2018 में संशोधन व्यवस्था के अनुसार खरीदी गई भूमि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य पर न होने की स्थिति में, अब भाई इतना थोड़ा 2018 में फिर इसमें भी देखा गया कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि अगर इसका इस्तेमाल इस उद्देश्य से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अब इसको राज्य में निहित कर लिया जाएगा, और बढ़िया एक स्टेप आगे चले और धामी सरकार, फिर क्या हुआ आगे, धामी सरकार ने जो सिंगल विंडो एक्ट लागू करते हुए कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित होने पर उसे राज्य सरकार में निहित नहीं की जा सकती का एक ऑर्डर कर दिया। तो जो ये किया था कि सरकार में निहित होगा, तो इन्होंने उससे भी और आगे चले गए। धामी सरकार में ये निर्णय हुआ कि नहीं भाई, अभी जमीन को जो है आप उसको निहित राज्य सरकार में निहित नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो जिसके बाद उसी के बाद रहेगी। ये कानून में इस तरह कानून में ढील दी, और साथ ही भू सुधार के लिए एक समिति भी गठित कर दी।
इस स्थिति में 2022 में एक रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें कई तरह के परिवर्तन होने थे, तो उस पर अभी सरकार विचार कर रही है। अब देखिए क्या है, अक्सर मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर भूमि का, जो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि है वो गोल खातों में है। गोल खातों का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे बाप दादा जो हमारे पूर्वज उनके भी थे, वो सब का नाम खतौनी में होगा। उसमें से कई मर खप गए लेकिन वो नाम है। अब 6 भाई हैं, उनका भी है, और उन्होंने आपस में बांट लिया कि भाई तुम ये जमीन लो, तुम ये टुकड़ा लो, तुम ये टुकड़ा लो, टुकड़ों में जमीन है। और अब होता क्या है, क्या हो रहा है, मैं आपको अंदरूनी बात बता रहा हूँ। जो जमीन के टुकड़े हैं उसको, मेरा एक भाई जैसे मान लीजिए बंबई में रहता है, उसको अब वहां की जमीन से कोई मोह नहीं रहा। उसको, उसने क्या किया, उसका नाम गोल खाते में है, वो पटवारी से मिला, पटवारी को उसने पैसे दिए, एसडीएम को पैसे दिए और कहा यार मैं इस जमीन को बेच देता हूँ, तुम किसी मुझे अच्छा पैसा दिला दो। किसी को पता नहीं चलेगा, गोल खाते में जितने उसके सहभागीदार हैं किसी को पता नहीं चलेगा, और मालूम पड़ा कि वो जमीन बिक गई और पैसा लेके वो बाहर। अब हुआ क्या, बाद में जब वो कई साल बाद कोई किसी को पता चलता है कि यार ये जमीन तो हमारी बिक गई, दूसरा बनाने आ गया यहाँ पर, तो कहता है कैसे बनाया, उन्होंने कहा तो तुम्हारे भाई ने हमें बेच दी है, जाके लड़ो तुम। अब लड़ेगा क्या हो, जमीन के झगड़े, तो कैसे लड़ेगा। तो इतना रोष उत्पन्न उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए हमारा एक चकबंदी मंच काम कर रहा है जिसके केवलानंद तिवारी जी बहुत प्रयासरत है, उत्तराखंड चकबंदी मंच, जो हमारे साथ है। और वो इस बात को अनुरोध कर रहा है कि आप अपने खेत की चकबंदी कराइए, और चकबंदी कराने से ये होगा कि आपकी भूमि आपके पास रहेगी और वो दूसरा उसको व्यक्ति बेच नहीं पाएगा। तो एक जो गोल खाते का जो चक्कर है, इसको समाप्त करने के लिए चकबंदी कराना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि चकबंदी छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत ही दिक्कतपूर्ण है, गवर्नमेंट कभी उसको कराना पसंद इसलिए नहीं करेगी, उसमें बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, चकबंदी मंच का कहना है कि आप प्रत्येक व्यक्ति अपनी जमीन के लिए एक एप्लीकेशन डाल दो तहसीलदार को कि भाई मेरा गोल खाता यह है, इस खतौनी नंबर इतना है, आप मेरे हिस्से का जो जमीन आ रहा है उसकी चकबंदी कराओ। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब कोई हमारा गोल खाते का सहभागीदार खरीदने जाएगा तो वो नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वहां तो पेंडिंग हमारी कंप्लेंट हमारी लगी हुई है चकबंदी की, तो वो उसमें एक्शन नहीं ले पाएगा। तो ये भ्रष्टाचार को भी रुकावट मिलेगी और इस तरह से इस चकबंदी का भी लाभ मिल जाएगा। तो ये दो मुद्दे हैं, और पर्वतीय महासभा इस पर उनको साथ दे रही है, हम चकबंदी मंच के साथ हैं। और एकजुट एकमुट जो मंच है, जो इस 5th शेड्यूल पर काम कर रहा है, जिसमें बिष्ट अजय बिष्ट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें हजारों लोग पर्वतीय जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो इस तरह से हम इसको, इन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। और ये यही कि नहीं, हम इस अन्य पर्वतीय क्षेत्र के जो समस्या राज्यों की हैं उन समस्याओं को भी लेते हैं और देखते हैं, उनके सुधार के लिए उपायों को खोजते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में लास्ट में एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी पर्वतीय महासभा की उच्च स्तरीय समिति थी, क्योंकि वो बड़े विद्वान सोच समझदार लोग थे, उनका एक बार नाम मैं जरूर लूंगा। तो मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, जो पर्वतीय महासभा की उच्च स्तरीय समिति थी, 2 मिनट में। पर्वतीय महासभा की स्थापना फरवरी 1993 में हुई, जिसमें लखनऊ के प्रबुद्ध पर्वतीय लोगों ने एक ऐसे संगठन की भूमिका रखी जो पर्वतीय लोगों के हितों की सुरक्षा कर सके। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष रहा, क्योंकि प्रत्येक पर्वतीय अपने घर से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति, अपनी लोक भाषा, रीति रिवाज और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि बुद्धिजीवियों, राज्य कर्मचारी, अवकाश प्राप्त सैनिक और असैनिक कर्मचारियों, व्यवसायिकों, मजदूरों और काम की तलाश में भटक रहे नौजवानों द्वारा एक मंच पर एकत्रित होने का यह प्रयास निश्चित हो पर्वतीय बंधुओं की कामनाओं की पूर्ति करेगा। उत्तराखंड जन आंदोलन के वर्तमान दौर के प्रारंभ में दिनांक 23 अक्टूबर 1994 को पर्वतीय महासभा के तत्वावधान में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। इस समिति के अध्यक्ष हैं श्री BD सनवाल, ICS भूतपूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। उच्च समिति के पदाधिकारी इस प्रकार हैं: सर्वश्री BD सनवाल साहब अध्यक्ष थे, बसंत बल्लभ झिल्डियाल IS पूर्व कमिश्नर थे, त्रिभुवन सिंह बिष्ट IPS भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस, रणवीर सिंह बिष्ट पद्मश्री, डॉक्टर ऋषिराम डंगवाल लखनऊ विश्वविद्यालय, कर्नल KS राव, नित्यानंद मैथानी भूतपूर्व निदेशक रेडियो टेलीविजन, PR शिल्पकार पूर्व उप सचिव पर्वतीय विकास विभाग, श्रीमती सतेश्वरी देवी उपाध्यक्ष कुमाऊं शिल्पकार समिति, एयर कमाडोर गिरीश चंद्यानी, श्रीमती पुष्पा बिष्ट, श्रीमती इला झिल्डियाल, GS रावल, चंदन सिंह नेगी,
संगठन मंत्री पर्वतीय समाज उत्थान परिषद, महेश जोशी पत्रकार, भैरवदत्त सुंदरियाल अध्यक्ष पर्वतीय समाज उत्थान परिषद, आशुतोष पंत, गोविंद कपटियाल, ये दोनों पत्रकार थे, और विक्रम सिंह, ये हमारे उसके जो थे पर्वतीय महासभा की उच्च स्तरीय समिति थी। और आप उन लोगों का भी नाम 5-6 लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड का जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, जो जिन्होंने कि उत्तराखंड इस महासभा का गठन किया, और आज इस स्थिति में हम लोग पहुंचे, इतने वर्ष हो गए हैं इसको। तो उसके संस्थापक सदस्यों का नाम ले रहा हूं मैं। इसमें सबसे पहले बी डी सनवाल साहब, कर्नल के.एस. रावत, भैरवदत्त सुंदरियाल और जीवन चंद उप्रेती, कैप्टन चंदन सिंह नेगी, दान सिंह रावल, जो हमारे भारत के लोक जिम्मेदार पार्टी के पहले धर्म सिंह रावत थे, उनकी डेथ के बाद ये दान सिंह रावल जी हो गए हैं, और गणेश दत्त भट्ट, महेश जोशी, नित्यानंद मैथानी और पी.आर. शिल्पकार साहब, ये फाउंडर मेंबर थे। और सौभाग्यवश मैं इस पर्वतीय महासभा का शुरू से लेकर के आज तक महासचिव रहा, और कर्नल के.एस. रावत के डेथ के बाद मुझे इन लोगों ने इसका अध्यक्ष घोषित किया। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और इस पद के द्वारा मैं इस पर्वतीय समाज की सेवा कर पा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सारे और एक विशेष बात है इसमें पर्वतीय नियम रखा गया है कि इसमें ऐसा नहीं कि पर्वतीय लोगों को ही लाभ मिले। हम पर्वतीय महासभा में हम जहां पर भी हैं, हम उस समाज को भी मदद करते हैं। जैसे अभी हमने लालकुआं में एक प्रोग्राम कराया था, हमने छात्रों को, और यहाँ सीतापुर में कराया, कई छात्रों को पढ़ाने शिक्षा दे करके नवोदय और अच्छे अच्छे विद्यालयों में निकालते हैं। हमने एक किड फाउंडेशन बनाया है जो कि ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहा है, और दूसरा हमने अग्निहोत्र पर हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ग्लोबल लेवल पर काम हो रहा है। ग्लोबल लेवल का मतलब इसमें डॉक्टर उल्रिच बर्क जो है जर्मन के प्रोफेसर हैं, ऑल इंडिया उसके होमोथेरेपी जर्मन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और एक मनीष गर्ग चार्टर अकाउंटेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो किड फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, वो हमारे साथ हैं। और एक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के हैं, जो उत्तराखंड में कई वर्षों तक रहे और बड़े अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं, पाठक जी, वो हमारे साथ हैं। तो हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया और बाहर यूके वगैरह में भी इसका काम हम अग्निहोत्र के द्वारा चल रहा है। इसके रिजल्ट बहुत है। अगर इसको भारत गठबंधन इसको पकड़ लेता है तो हम इसमें सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, स्वास्थ्य के साथ साथ ही इसमें कृषि का भी उस पर हमने प्रयोग किया है, हम प्रमाण सहित देंगे आपको। हमने ग्रेप्स पर अभी प्रयोग किया है, उसके 80% पेस्टिसाइड जो है खत्म कर दिए है। ये जो अग्निहोत्र एस से थे, ये एक रिलायबल जो दिल्ली में है, नोएडा में है, विमटा लैब, उससे कराया, फिर उन्होंने नासिक भेजा तो उससे पुष्टि किया है, तो उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया है। तो ये, और इसी तरह से हम ऑर्गेनिक उसको फसल बढ़ाने में भी रिसर्च कर चुके हैं, हमारे पास तमाम लिटरेचर रखा हुआ है। तो इस चीज को हम अगर किसानों तक ले जाएंगे तो वो भी लाभान्वित होंगे, हमारा कृषक समाज लाभान्वित होगा, और घरों में ले जाएंगे तो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आते हैं, जैसे कोरोना काल जो हमारा हुआ था, क्यों भारत में कम इफेक्ट कर पाया? क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, अगर हर घर में अग्निहोत्र हो, ये जो वेदों की बातें हैं वो अगर लाई जाए, तो अग्निहोत्र से बैक्टीरिया घर के अंदर आना हो जाएगा, घर की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो तमाम समस्याएं उससे किस तरह निदान होगा, ये भी हम आपको, हमने जो सिद्ध किए बता सकते हैं। इसके लिए बहुत एक अलग से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब हम इसके साथ साथ चल रहे हैं। और बच्चों का जो अच्छे बच्चे हैं उनको आगे कैसे बढ़ाएं, गरीब बच्चे जो रिमोट जगह पर हैं उनको हम छांट करके उनको ट्रेनिंग देते हैं, मतलब फ्री में उनको कोचिंग कराते हैं, और टीचर को, उस स्कूल के टीचर को एक्स्ट्रा अमाउंट दे करके कहते हैं भाई जितने बच्चे निकलेंगे तुमको इसमें कमीशन देंगे हम। तो वो अपना मेहनत करके उनको निकालता है। तो अब सीतापुर में इसका हमने गवर्नमेंट को भी भेजा, और गवर्नमेंट ने भी इसको, यहाँ यूपी गवर्नमेंट, योगी जी ने इसको भी एक्सेप्ट किया, और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। कुल मिला करके पर्वतीय महासभा, किड फाउंडेशन और हमारा अग्निहोत्र और तरु योगी में अभी हमने आशुतोष पंत जी जो उधम सिंह नगर के एम्बेसडर हैं उनको बुलाया था, उनको सम्मानित किया, और हमें वो वृक्ष भी उन्होंने फ्री में देने का कहा। और पिछले विगत वर्षों में जब मैं वहाँ का MP का इलेक्शन लड़ा था नैनीताल उधम सिंह नगर से, मैंने वहाँ हजारों वृक्षों का रोपण अपने इस महासभा के माध्यम से कराया था। जगह जगह पर जा करके हमारे सेल्स हैं जो हमारे यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के, अग्निहोत्र यज्ञ के बाद उनको नक्षत्रों के आधार पर हम उनको वृक्ष देते हैं कि इनकी सेवा करिए, और वो लोग जो है इस आधार पर उनकी रक्षा भी करते हैं। तो इस तरह से हम समाज से जुड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें जो आप लोगों को अच्छा लगे उसको आप ग्रहण कर सकते हैं,
और इस आधार पर हम अपने जो भारत गठबंधन का एक उद्देश्य है और एक अच्छे रास्ते से चलते हुए उन तक पहुंच सकते हैं। कोई भी क्षेत्र इससे नहीं छूटेगा। और दूसरा मैं लिया है जो पहुंचने का, योग का सहारा। मैं मैंने योग एंड मेंटल हेल्थ से मैंने 1972 में किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरे को इतना इंटरेस्ट था इस पर कि मैं एडिशनल सेक्रेटरी रहते हुए मैंने लोकायुक्त जी से परमिशन लेते हुए, वो भी हमारे रजा साहब थे, जस्टिस रजा, चीफ जस्टिस रजा साहब ने मुझे परमिशन दे दी। मैं सवेरे जाता था गुरुकुल में हरिद्वार देहरादून से, और मैंने साल भर योग साइंस डिप्लोमा में 85% मार्क्स हासिल किए। वहां पे भरद्वाज साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ने बड़ी प्रशंसा की। और मैं 1 बजे से लेकर 9 बजे रात तक अपने ऑफिस का काम देखता था। तो मैं उसके बाद मैंने इसको जो है योग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ट्रेनिंग होती है उससे ट्रेनिंग करने का करके उसका सर्टिफिकेट भी लिया है। तो मैं बाहर के को भी ट्रेन करता हूँ, और योग का यहाँ पर मेरा भी सप्ताह चल रहा है। तो मैं इसमें मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं, और मैं गाँव में जा जा करके योग को भी मुझे लोग बुलाते हैं, और मैं वहां पर योग पर भी बताता हूँ। ये भी एक जोड़ने का माध्यम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी जोड़ने का माध्यम है। और दूसरा, मैं उत्तराखंड का शराबबंदी का, एक देखिए एक बात बताऊं, शराब जो है पूरे देश को चौपट करी, नशाबंदी और शराब ये बहुत ही खराब चीज है। इसको भी अगर आप ध्यान देंगे तो इसका के सहारे से भी आप जनता तक जोड़ सकते हैं। उत्तराखंड में महिलाएं बहुत सपोर्ट करती है शराबबंदी को, क्योंकि वहां पर शराब एक समय तो ऐसा था कि सूर्यास्त तो उत्तराखंड मस्त कहा करते थे लोग, बड़ा बुरा लगता था। तो वहां की महिलाएं ये कभी नहीं चाहती हैं कि ऐसा कोई कहे। तो उनके वहां पर बड़ी समझदारी अब बहुत हो गई है वहां, ऐसा नहीं, आंदोलन ने बहुत जगह दिया उनको। तो हमने इसलिए ऑल इंडिया शराबबंदी मोर्चा का को भी बुलाया था 6 जून को। इसमें आप ये भी थे, भी अभिषेक जी थे और बलदेव जी भी थे। तो उसके माध्यम से हम पब्लिक को उत्तराखंड की शराबबंदी मोर्चे से भी जोड़ना चाहते हैं, वो भी हमारा एक सहारा होगा। तो आप कुल मिला करके, मैं आज आपको ये जो सारी बातें बताई मैंने, कि केवल पर्वतीय महासभा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारत गठबंधन के लिए क्या इसमें से सहायक होगा और किस तरह से आप अपने ऊपर इसको ले करके अच्छी चीजों को आगे बढ़ेंगे, उस पर मैं आपको एक ये वार्तालाप कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही मैं अब, मेरे ख्याल से अभिषेक जी समय हो गया है, नहीं तो मैं कुछ और जी बोलूं, नहीं तो बंद करूं। आपका समय हो चुका है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। इसी के साथ मैं धन्यवाद। आपसे आपको सभी को आ, सादर आवाज आ रही है नमस्कार आपको? करता हूँ। यस। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ अभिषेक जी, नमस्कार। बलदेव जी, बोलिए बोलिए। बंद हो गया काम। तो प्रीति जी, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, जिससे कि आगे आपसे संपर्क किया जा सके। हेलो। हाँ प्रीति जी, अपने अभिषेक जी, जी मैं बोलूँ आवाज कुछ? आ रही है? हेलो। आवाज आ हाँ, आ रही है रही है, मेरी? आ रही है, आ रही जी। है। धन्यवाद उत्प्रेती जी। मेरे साथ कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, इस वजह से मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा सभी साथियों से प्रश्न है कि जी जी। आप सभी अपने बात उत्प्रेती जी से कर सकते हैं, और मेरा भी इसमें एक प्रश्न रहेगा। मेरा प्रश्न ये है, जो पर्वतीय जी। महासभा है ये जो उत्तराखंड के लगभग 95 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, इन 95 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में धन्यवाद। यहाँ के विकास के लिए और यहाँ पर काम करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है, और विशेष तौर पर वृक्षारोपण और कोऑपरेटिव आधारित वृक्षारोपण पर क्या कोई कार्यक्रम बनाया गया है? ये मेरा प्रश्न है। ठीक, ये, हाँ, यस यस यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके लिए मेरे पास एक भारतीय महासभा के कार्यकलापों की पुस्तक है बहुत बड़ी, तो उसको मैं पूरा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको कि हम लोग समय समय पर
जो भी उत्तराखंड में कार्य किए हैं उसकी हमने एक संकलन बना रखा है और वो किताब बनाई है जिसमें लिखा पर्वतीय महासभा के कार्यकलापों की सूची। तो उसमें हमने जो सब कुछ इसमें डिटेल दिया है कि कहाँ पर हमने क्या कार्य किया है और जितने भी आंदोलन किए उन सबकी फोटो कटिंग पेपरों की सब मैंने उस पुस्तक में भी दर्ज की है। तो वो हम उसको आप जानकारी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो छुटपुट हम लोगों ने काम किया, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे रोडों का काम है, स्कूलों का काम है, और वहाँ पशु चिकित्सालयों का काम है, और वहाँ के मोटर मार्गों का काम है, उद्योगों का काम है, कृषि का काम है। ये हम लोगों ने जगह जगह पर वहाँ जा करके पर्वतीय महासभा ने उनको वहां पर किया है। और इसमें हमने जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां पर हमने सूचना का अधिकार का भी सहारा लिया है बहुत, और हमें बड़ी सफलता भी मिली है। और सूचना के अधिकार में हमारे जो नानक चंद लोहिया जी हमारे हल्द्वानी में है, उन्होंने उनको तो अवार्ड भी मिला है, इसमें उनको स्टेट अवार्ड मिला है। उन्होंने यहाँ तक भी एक बार करीब करीब 5,000 उन्होंने जन सूचना के अधिकार सूचनाएं मांगी है। तो हम लोग इस तरह से काम, जो जहाँ पर प्रॉब्लम होती थी वहां पर हम उनको अभी एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको। अभी हमने एक ट्रेन जो है लाल कुएं में, तो बॉम्बे से, तो एक ट्रेन का वो कराया है कई सालों के प्रयासों के उपरांत। वो हमारे पर्वतीय और वहाँ के जो कुंदन सिंह रावत जी विधायक जो हमने खड़े किए थे पुंछारी से, रानीखेत जिले से, उनके और हम लोगों के सारे प्रयास से वो ट्रेन आना, वो मतलब वो स्कीम सैंक्शन हो गई है और ट्रेन भी चालू हो गई है। तो उसके हमें आपको कागज वगैरह भी आप देख सकते हैं कि पर्वतीय महासभा वाले में अब आप जुड़े हैं तो आपको विधिवत उसके कार्यक्रम भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये बड़े बड़े काम हमने भी वहां पर बराबर निरंतर करते आए हैं। इसके जो उत्तराखंड सृजन ही नहीं किया हमने, सृजन के बाद उस पर नियंत्रण भी हम कर रहे हैं। अब अभी हम नियंत्रण के लिए ही हमको इस पॉलिटिकल पार्टी में आना पड़ा, और पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से हम दायित्वशीलता, जवाबदेही, पारदर्शिता पर काम कर रहे हैं वहां पर। और इसीलिए हमने उत्तराखंड को चुना है, क्योंकि पर्वतीय महासभा के उद्देश्य और उसके उद्देश्य फर्क इतना है कि पर्वतीय महासभा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत हमारी आवाज उतनी मजबूत नहीं हो सकती, हम केवल आंदोलन कर सकते हैं, हमारी सुने या ना सुने गवर्नमेंट। लेकिन अब जब हम पार्टी के माध्यम से या गठबंधन के माध्यम से अपनी बात को उठाएंगे मजबूत करके, तो हमारी बात तो हर हाल में सुननी ही सुननी है। नहीं सुनेंगे तो हम खुद करेंगे जब सत्ता में आएंगे। तो ये हमारा प्रयास है और हमारा कहना है। और कुछ शंका हो बताइए, मैं इसका क्लियरेंस कर दूं। आवाज बंद हो गई। अभिषेक जी आवाज बंद हो गई। जी आवाज नहीं, बुलंद मैं कह चुका। जी जी, आवाज आपको आ रही है मेरी? आ रही हाँ, आ अब रही आ रही है आवाज। आपकी आवाज। जी जी। जी जी, बंद हो जा रहे हैं। मेरा सभी अन्य साथियों से अनुरोध है कि वो अपने प्रश्न उत्पेती जी से पूछ सकते हैं, या जो विचार हैं पहाड़ों को लेकर वो रख सकते हैं। प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी। जी जी, नहीं अभी कोई प्रश्न नहीं है। आप बढ़िए, आप यदि बीच में असल में कट जा रहे थे तब मैं आ रहा था बोलने के लिए, मतलब जी जी। कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से। थैंक यू। सचिन पाटिल जी, जेवेश पांडे जी, महेंद्र द्विवेदी जी, महेश्वरी पांडे जी, पंकज गोटकर जी, प्रदीप जी। नाम है उसका सूरज मंडल। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार, सुन रहे हैं हम। जी बहुत जी, आप प्रश्न पूछिए। विस्तार पूर्वक चर्चा चल रही है। बढ़िया है। और मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये ब्लॉक जैसे ऑगमेंटेड डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है, ऐसे ही ब्लॉक और विलेजेस का चयन हर एक राज्य में जल्द से जल्द करें हम, और उसका फॉलो लेंगे। अभी मैं कहीं बैठा हूँ लखनऊ में माननीय बाल योगी जी के साथ, फिर करते हैं विस्तार से बात करते हैं। माननीय उप्रेती जी काफी एक्सपीरियंस अनुभवी है इस आधिकारिक सर, आप लखनऊ में हैं, मैं भी लखनऊ में हूँ। आप आइए, कब चाय पियेंगे किसी वक्त। ठीक है, करते हैं बात, कल हेलो, बात करते हैं। हाँ। हेलो। हमारे अन्य साथी
हाँ, अभिषेक जी, अभिषेक जी, हेलो। हाँ, अभिषेक जी सुन रहे हैं? हाँ अभिषेक जी सुन रहे हैं आप? जी जी, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, आपने एक शंका की है, मैं उसका थोड़ा और समाधान कर देता हूँ जो आपने कहा मुझसे। देखिए, मैं मेन उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 94 से 95, 1 वर्ष की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो हमने किया है, जो मेरे इस अभिलेख में मुझे मिले, मेरी मैं पढ़ उस पृष्ठ मिल गया मुझे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए, 94 से 95 का वर्ष था वो, और उसमें हमने क्या किया वो हम थोड़ा सा बता देंगे, इससे नहीं आपको लग नहीं, जाएगा कि हम क्या। उसके विषय में नहीं अब बात करना है हमें। हाँ 94 से 95 की कोई बात नहीं करना, हमें बात करना है 2025 और 26 और 27 की। अभी अभी बिल्कुल जो बिल्कुल, एग्जैक्ट। हमारे पास उत्तराखंड के 95 ब्लॉक हैं, यहाँ पे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनकी खेती, और जो हाँ वहाँ पे वृक्षारोपण के माध्यम से अलग अलग प्रकार के फलों की खेती, और इसमें सहकारिता का इस्तेमाल करते हुए किसानों के साथ जुड़ के किस तरह के कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, और सभी 95 ब्लॉकों में, और वहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी 3-4 हजार गाँव हैं उनमें से ज़्यादा गाँव में चलाए जा सकते हैं। इसके लिए क्या कार्य योजना मिलकर तैयार की जा हाँ, सकती है? सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि पर्वतीय महासभा के हम गांव गांव जाकर के उनके मेंबर्स को बनाते हैं कि भाई ये महासभा ये काम कर रही है, आपके कृषि और सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए प्यार कर रही है, और आपकी जो समस्याएं हैं उसको आप निदान उसका जो बताइए, तो उसका निदान के उपाय ढूंढे जाएंगे। पहली बात, जो मेंबर बनने के बाद उनको वहां पर किसी क्षेत्र में कुछ फायदा होता है, किसी क्षेत्र में कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हिमाचल लीजिए, वहां पर सेब सेब के माध्यम से वहां पर पूरा हिमाचल संपन्न हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ भी कई चीजें हैं। आपके पदमपुरी, हमारे यहाँ जो इधर नैनीताल का रीजन है, उसमें वहाँ के आलू एक्सपोर्ट होते हैं, आलू विदेश जाते हैं, और इतने अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बहुत सी जड़ी बूटियां इतनी कीमती होती हैं कि वो एक एक हिमालय पर्वत हमारे मुंशियारी साइड में निकलती कीड़ा जड़ी, आपने सुना होगा, कीड़ा जड़ी, वो तो लाखों की बिकती है, ये तो हमको मालूम होगा हिमाचल से बलदेव जी को। तो वहाँ तमाम चीजें ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, लेकिन उसको करे, उसको बताना पड़ेगा। वहाँ की देखिए शिक्षित लोग नहीं है, जो शिक्षित लोग हैं वो तो बाहर भाग गए हैं। अब हम ये प्रयास ये कर रहे हैं कि वहां पर उन लोगों को जो बाहर गए हैं उनको भी हम अब अंदर वहां लाएं, जो विद्वान साइंटिस्ट हैं अभी वहां पर। महाराष्ट्र मुंबई से 2 शिक्षक उत्तराखंड आएंगे, और एक है डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, और हाँ, दूसरे हैं पंकज जी। तो अभी हाँ, मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से और पंकज जी से कि उत्तराखंड में हाँ, जड़ी बूटियों की खेती और वहाँ पर जो फल और बाकी वहाँ के प्राकृतिक उत्पाद हैं उनके लिए एक कार्यक्रम हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए पिछली मीटिंग हो चुकी है, और इस हाँ मीटिंग में जी, कुछ अच्छे लोग जुड़ जाएंगे और हम उसको लॉन्च करेंगे 1 या 2 हाँ, जगह से। तो हाँ, हाँ। उसके लिए आप किस तरह का सहयोग देंगे और क्या कैसे मैं ये काम होगा मैं उसके बारे में मैं थोड़ा देखिए, बताएं। आ, हाँ मैं मैं सुभाष जी देखिए, से और पंकज जी से पूछ रहा हूँ। सुभाष जी, डॉक्टर देखिए, सुभाष नालंगे। हाँ, आवाज आ रही? जी जी। हाँ हाँ हाँ, तो उत्तराखंड में हमारा मिलेट के ऊपर कार्यक्रम चालू है, मिलेट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ फार्मिंग हाँ, प्रोग्राम। और मिलेट्स का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, जड़ी बूटी का भी हो सकता है, लेकिन जड़ी बूटी से भी मिलेट्स का कार्यक्रम उत्तराखंड में बहुत अच्छा होता है। और उसका हम कार्यक्रम कर रहे हैं एक कंपनी के साथ, क्योंकि शुरुआत तो कंपनी से करना पड़ता है, ऐसा कोई 1-2 आदमी नहीं मिल सकते। और ऐसी अभिषेक जी जैसी टीम भी अभी मेरे साथ नहीं थी, ये पहली टीम मुझे इंडिया में मिली है कि आज सभी स्टेट के लोग जुड़ रहे हैं। और मैं तो अकेला ही आके काम करता था वहाँ। भीम भीम करके है, भीमगढ़ करके, क्या भीमथड़ करके कुछ है, भीम, हाँ भीमताल। भीमताल, भीमताल। भीमताल में मेरा काम चालू है, जी। भीमताल के आसपास के गांव में। ओके। हाँ, हमारी कंपनी हाँ है, एक कंपनी वहाँ काम कर हाँ, रही तो है। सर मैं आपका नंबर और वो ले लूंगा, और हाँ जो हाँ, मिल जाएगा। ये ठीक भीमताल है। अच्छा, और सुनिए उप्रेती जी का ही क्षेत्र है। हाँ सर मैं बताता हूँ, एक मिनट।
और मैं इन्होंने बात बहुत बढ़िया करी है, ये जो करी है ये तो बिल्कुल उत्तम बात है, और काम भी इस लाइन में बहुत हो सकता है। लेकिन इसके इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भीमताल जो है, नैनीताल जहाँ पर आप लोग मीटिंग में आए थे ना, लाल कुआं, वहां से करीब करीब 30 किलोमीटर अवे, मतलब 30 किलोमीटर होगा, ठीक है, 30 से 40 के बीच में। तो भीमताल में ज्यादातर लोगों ने क्या किया है कि वहां पर सब जमीनें खरीद ली गई हैं बाहर से, लोगों ने वहां पर रिसोर्ट वगैरह बना लिए हैं, सब कुछ चल लिया, और वो लग्जूरियस एक सेंटर बन गया है। अच्छा, अब आपने एक बात बहुत बड़ी कही, मिलेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मिलेट का सर वहां पर। देखिए देखिए, हाँ, मेरी हाँ, उम्र 62 साल है, हाँ, तो मुझे जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आया, और मैं मेरे आने वाले समय में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं नहीं तो सर, सर ना, मैं हाँ, आपको वहां की स्थिति बता रहा हूँ, मैं आप कर रहे हैं, मैं तो आपके नहीं साथ नहीं, हूँ। ये देखो, हमने एरिया चुन के दिया है, वहाँ का रिसोर्ट हाँ, विसोर्ट 1% में भी नहीं है, अरे वो, बहुत सारा अरे नहीं वहां, एरिया है। दैट इज गुड, दैट पहाड़ी, इज गुड, पहाड़ी मैं यही कह रहा इलाका हूँ। इतना है हाँ, उत्तराखंड बोलिए। में, काम करने के लिए हजारों हाँ, हेक्टर जमीन पड़ी है। कोई भी आओ और काम करो, हाँ, पूरा हाँ, पढ़िए। भारत भी उत्तराखंड में चला गया तो भी वहाँ बहुत काम हो हम्म, सकता है, क्योंकि वहाँ का हाँ जो बिल्कुल हो सकता। वेदर वेदर है हाँ, वो मिलेट्स हाँ, के लिए भी बहुत अच्छा है, अच्छा और सर, बाकी भी सारी सर, चीजें वहाँ अच्छी हो सकती है। सर ऐसा है, उत्तराखंड में ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं जहाँ पर तमाम जमीन है और उसको करने वाला कोई नहीं है। मैं ये तो बात आप सही कह रहे हैं, मैं हाँ, एक जनरल बात बता रहा हूँ। अब सुनिए मेरी एक बात और ध्यान से हाँ, सुनिएगा, आप बहुत सही काम कर रहे हाँ, हैं इस वक्त उत्तराखंड में। वहां पर जो जो मिलेट्स कह रहे हैं ये, वो देखिए क्या होता था वहाँ। वहां पर एक मडुआ कहलाता है, ठीक, जिसके बिस्किट बनते हैं, विदेशों में जाते हैं, और एक मादिरा कहलाता है, और ये आपके फट गहत दालें होती हैं, बहुत ही फट गहत जो होता है वो स्टोन को गला देता है, उसके दूध उसका पानी पी करके। और इस तरह से कई जो मिलेट्स की और जो वहाँ की प्रोडक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जिसको दूर करना है। देखिए वहाँ, सर सर प्लीज सुनिए, ऐसा है वहां पर मैंने सब लोगों से कहा इलेक्शन के दौरान कि भाई देखो, तुम लोग उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हो, उन्होंने उनको 5-5 किलो, एक आदमी को 35 किलो राशन मिल रहा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 35 किलो राशन मिल रहा है, और शौचालय बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, और गाय पालने के लिए पैसा मिल रहा है, बिजली का रेट बहुत कम है, और आप इतनी सुविधा मिल रही है। इस सुविधा के पीछे क्या क्या दुष्परिणाम है इसके, सोचा कभी आपने? किसी ने सोचा इस पर? इसका क्या है, आज की डेट में वहां पर न कोई काम करना चाहता है, न कोई वहां पर फसल उगाना चाहता है, आलू सब्जी वगैरह जरा वगैरह तो कोई सवाल ही जरा नहीं, क्योंकि उप्रेती उसको जी को 1 मिनट मिलेगा क्या? सुन उप्रेती लीजिए। जी, क्या? हाँ, जरा 1 मिनट मिलेगा क्या? जी क्या हेलो, क्या कह रहे हैं? जी जी। हाँ, उप्रेती जी का बहुत अच्छा विश्लेषण है, लेकिन ये समस्या फुकट का अनाज, काम नहीं करना, ये पूरे भारत की प्रॉब्लम है, केवल उत्तराखंड की नहीं है। एक नहीं नहीं दूसरा, सर अरे भाई सुनिए, जरा 1 मिनट बोल लो यार, मैं भी सर पूरी जरा बात तो सुन एक लीजिए मिनट मेरी। बोलिए। अरे बात, आप इतना देर से सुन रहे हैं, आप ही तो सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इतना देर से आप ही को अनवरत सुन रहे हैं, कान हाँ, लगाकर सुनकर। क्यों? उपरेत कीजिए, आप हमारे लिए थैंक यू बहुत थैंक बड़ी यू आशा की थैंक यू। किरण हैं। आप बहुत बड़ी आशा, इसलिए आपसे अगर दिल नहीं खोल के बात करेंगे 80 साल की उम्र में, तो किससे बात करेंगे? मेरे 2 पॉइंट है, केवल अरे केवल छोटा सर, सा अत्यंत नम्र जी जी जी, नम्र अनुरोध है कि क्या हाँ, वहां पर अपन ने अपवादियों का कोई अध्ययन किया, जिन्होंने बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी लिए हुए जंगल लगाए हैं अपने हाँ, पैसे से, ट्रेनिंग सेंटर खोला है अपने पैसे से, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने पैसे से, हाँ, अपवाद, क्या अपन ने इस पर कुछ काम हाँ, किया है? बस ये मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि समस्या तो नहीं पूरे नहीं, भारत की हुई है, मैं, फोकट का हाँ एग्जैक्ट, अधिकारी, हाँ, एनजीओ गड़बड़, हाँ, अफसर हाँ, गड़बड़, नेता गड़बड़, सुनिए, अब किस किस का नाम लेते बैठे। हाँ, तो आप सुनिए मेरी बात, जो आप बता रहे हैं इसका भी अध्ययन हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे तो सब समझ लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वहाँ की अंदरूनी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहेगी, क्योंकि वहाँ आक्रमणीय
सस्ता हो गई है, क्योंकि अनाज फ्री का खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, उसे अनाज जो मिल रहा है वो भी डुप्लीकेट, नीचे नीचे पहुंचते पहुंचते वो बदल जाता है, सड़ा अनाज, फिर उसके अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। वहाँ के हॉस्पिटलों से मैंने पूरे सर्वे किया है कि वहाँ पर मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई पहले से। वहाँ का पानी और वहाँ का वायु इतनी अच्छी थी कि उससे कोई बीमार बहुत कम होते थे। अब वो अनाज जो खा रहे हैं सड़ा, और वो जो और उसका आक्रामकता सुप्रिया जी, पैदा, आप शौचालय तो के लिए बहुत पैसा ले रहे हैंडसम हैं। दिख रहे हैं। अरे आप तो बहुत सुनिए हैंडसम तो, दिख रहे हैं। अपन उनका शौचालय के रोना लिए पैसा छोड़िए, लेके उसको खा अपन जा रहे अपना हैं। अभी मैं केवल यही अनुरोध कर रहा था, आप क्या अपवादी जिन्होंने इसी सिस्टम में काम कर रहे हैं बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी के, क्या उनका हाँ अभिनंदन कर सकते हैं? बस हाँ ना में बोल दीजिए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो अगर हमें रिजल्ट क्या मिल अपन रहा है, सुनिए, अगर अपन हमें उत्तराखंड के लिए वो किया रिजल्ट दे रहे हैं, देखिए किया हमें है ये, क्या? ऐसे अरे ऐसे सर सुनिए, अपवादियों का अभिनंदन किया है? हाँ सुनिए सुनिए, हमने किया है और कर भी रहे हैं। अभी हमारे दिल्ली से एक साइंटिस्ट हैं जो डिफेंस में करते थे, और आप देख सकते हैं वहां जाकर के, उन्होंने वहां पर छोटे ट्रैक्टर लेकर के ऐसा खेती कर दी, इतने फल कीवी वगैरह वगैरह उत्पन्न कर रहे हैं। और लोगों ने वहां पर इलायची, सब्जी वाली इलायची प्रोडक्ट वो कर रहे हैं। और हमने धनिया में, बहुत रिमोट जगह है वहां पर, एक एक मसाला वो लगाई है फैक्ट्री, जो ओरिजिनल मसाले आपकी 50 तरह के सेल करती है, जिसका पूरा उत्तराखंड में नहीं, बाहर भी लोग दिल्ली भी ले जाते हैं। और चाय एक स्पेशल टाइप की जो है, तो ये सब हो रहा है वहाँ, ऐसा नहीं है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। सवाल इस बात का है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास खेत हैं, जो वहाँ के निवासी हैं और बचे खुचे, वो भी, और वो भी वृद्ध हैं, क्योंकि अच्छे यंग तो चले गए, कोई लंदन है, कोई इंग्लैंड है, कोई दिल्ली है, कोई बॉम्बे है, जो वहाँ पर मीडियम या जो वृद्ध लोग हैं या जो रिटायर्ड हैं, जा रहे हैं वहां पर बसना पसंद कर रहे हैं, उनका मैं बता रहा हूँ वहां की स्थिति आक्रामकता की है। इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो खेती करना शुरू कर दें, तो मैं बता रहा हूँ वहां पर इतनी अच्छी अच्छी पैदावार होती। मेरे घर में खुद, मेरे गांव में खुद भी एक एक लेडी रहती है, और जबकि इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है कि पूरा का पूरा जमीन खाली पड़ी है। मैं जागेश्वर धाम का निवासी हूँ, जहाँ पर जागन्नाथ जी महामृत्युंजय का, इंडिया का, सारे इंडिया का एक है केवल वो मंदिर, जहाँ पर जागेश्वर जी धाम है, यहाँ महामृत्युंजय का है, ज्योतिर्लिंग है। वहां पर उस भूमि में पूरा कोई जो है एक व्यक्ति पड़ रह रहा। बताइए आप कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे क्या होगा? हाँ ठीक है, मोस्ट वेलकम। मैंने तो ये प्रपोजल रखा था कि इस जमीन को लीज पर दे दी जाए, जो करना चाहता है वो करे, और जिसकी जमीन है उसको उसको किराए दे। तो लेकिन इसको सुनेगा कौन? ये तभी सुन पाएंगे जब आप सत्ता में आएंगे, जब आप पावर में आएंगे, जब तब आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात कहीं नहीं। अरे आप हंस रहे हैं, मैं सर पीट रहा हूँ। अरे पंडित जी, उप्रेती जी, मेरा उत्तराखंड का काडर है। हमने 6 किताबें निकाली है उत्तराखंड पे, और उनका निचोड़ यही है कि पूरे भारत की जो परेशानियां हैं वो उत्तराखंड की भी है, वहां भी वैसे ही है, भ्रष्टाचार भी बड़ा तगड़ा है। तो उसको छोड़िए। अब केवल क्या ऐसे कोई अच्छे अफसर, अच्छे नेता, अच्छे एनजीओ, अच्छे बचे हैं जो आशा की किरण है? बस अपना तो अनुरोध है आपसे कि थैंक आपका यू। नंबर लेकर आपके मैं साथ में थोड़ा आपको, मिलकर काम करेंगे। नहीं तो देखिए, रोने का तो कोई हद ही नहीं है। और नहीं पद में बिल्कुल सही आएंगे कह, तब, पद में आएंगे तब, ये तो जिंदगी निकल जाएगी, दूसरा पद नहीं सर मिलेगा सरकार का। सर ऐसा है, सर आपका मैं बहुत आभारी हूँ, आपका मैं तहे दिल से आदर करता हूँ। आप इतना कर रहे हैं, आपका मैं सम्मान भी करता हूँ। लेकिन मेरा परिचय आपसे अभी इस वार्तालाप के दौरान हो रहा है, और मैं अब अगली मीटिंगों में, आप अगर नंबर देंगे, मैं आपसे बैठूंगा, आपसे बात करूंगा, आपके भीमताल वाले प्रोजेक्ट पर भी देखूंगा, और मैं आपको और अपने और अंदर भी जो प्रोजेक्ट हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट तैयार करके उसको वहां का इम्प्लीमेंट करेंगे। हम तो अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, जो कर सकते हैं। आपका अनुभव है, आप हमें गाइड करिए, आप हमें बताइए, हम तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, आपने जो जी। भी कुछ कहा, मैं आपके जो अनुभव है उसका भी लाभ लेना चाहूंगा। पंकज जी। हाँ, वो माननीय उपाध्याय जी को और सभी विशेषज्ञ है उनको सादर प्रणाम। अरे उपाध्याय सर जी नहीं, उपाध्याय जी नमस्कार सर। उपाध्याय जी ने इतनी मेहनत की है, और वो माननीय टावरी साहब सर ने भी बहुत सही कहा है कि इनका जो एक्सपीरियंस, जितना मेहनत की है, तो हम लोग वही मेहनत उनकी एक पूरा उसको फ्रूटफुल, और उसमें कुछ
बहुत सारा पोटेंशियल निकल सकता है, कि इतना इतना उनका वर्क के प्रति एक्सपीरियंस है। ये जो उत्तराखंड है स्वर्ग भूमि है, बिल्कुल टूरिज्म, उसके बाद मेडिकल प्लांटेशन, और जी इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि ये बात बहुत सही सुनी मैंने भी, मुझे खुद फॉरेन से रिक्वायरमेंट है, कीड़ा जोड़ी बोलते हो उसको। बहुत ये ऐसे रेयर्स और रेयर्स मेडिकल प्लांटेशन है कि उसमें हाँ डिमांड बहुत है, महंगी है। और ये सब कार्य जो है, जो भी आपने समस्या ही बताई है, तो ये समस्या जो है ग्राम सभा, वहाँ का जो ग्राम सभा है, पूरा गांव है, इकट्ठा करके हम लोग उनको प्रॉपर ढंग से सब कुछ बातें बताएंगे। आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो ये जो एक्सपीरियंस उनके सामने जाएगा, ये नॉलेज नॉलेज होगा, जो वहाँ का जो ग्राम सभा है उसका ठहराव करके हम लोग जब सब चीज़ें करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारा पोटेंशियल 100% निकलने वाला है। और हम लोग भी चाहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस हो वो प्रॉपर ढंग से वो गांव डेवलप हो, वहाँ पे जो भी टूरिज्म के लिए है, मेडिकल प्लांटेशन के लिए है, और बहुत सारे गांव के माध्यम से ये सब पूरा चीज़ें हो, तो बहुत काफ़ी उसमें 100% पोटेंशियल निकलेगा। और जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और लैंड एक्विजिशन का आपने जो सवाल उठाया, तो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम जी से लैंड एक्विजिशन 100% कर सकते हैं। और वहाँ पे जो पी बाहर से जो इन्वेस्टर है उन लोगों को इनवाइट करके ये सब प्लान देखेंगे, प्रॉपर टू प्रॉपर हमारा प्लान देखेंगे डेवलपमेंट का, तो बाहर से इन्वेस्टर भी 100% आएंगे, ये जी मुझे विश्वास है। और फॉरेन के बहुत सारे लोग भी इंटरेस्टेड है इसमें, लेकिन उनको क्या मिलता है कि प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर उसका एक्शन प्लान, डीपीआर, ये जो चीज़ें होती है वो उनके पास में जाती नहीं है, पहुँचती नहीं है प्रॉपरली। तो हम लोग ये तो प्रेजेंटेशन जी करते हैं, तो 100% ये लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और आपका डेवलपमेंट बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अच्छी तरह से वहाँ से डेवलपमेंट 100% होने वाला है। नहीं नहीं ठीक है सर, इसके लिए आप एक पूरा एक जो हमारी टीम बना बना करके ना, जैसे डेवलपमेंट वाली, उसके हिसाब से डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनकी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, तो उनको देखते हुए ही करना पड़ेगा। बहुत अच्छी हाँ, बात है आप सोच रहे हैं, मैं पूरा जितना सहयोग हो सकता है वो दूंगा। और चूंकि मैं प्रशासन में भी रहा हूँ उत्तराखंड में, जब उत्तर प्रदेश था तब भी उत्तराखंड देखता था तो उसके बाद भी देखता हूँ, अब भी देख रहा हूँ बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मेरे सर, आप को। बात कही है, हर गांव का टोपोग्राफी अलग होता है। तो गांव के हिसाब से ही हम लोग जी अभी तकनीकी सेवा सलाहकार जो है ग्राम सभा पे, हम लोग सेवाएं दे चुके हैं जी और दे रहे हैं। और हम लोग भी आपके साथ में काम करने में बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। तो जी जी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आपके थैंक साथ यू। काम करने हम लोग भी इंटरेस्टेड है, तो हम लोग जी अवश्य जी आना। अच्छा, थैंक यू सर। उत्प्रीति जी, हाँ उत्तराखंड में घोस्ट विलेज हैं, घोस्ट विलेज, जहाँ पर सारे गांव के लोग गांव छोड़कर चले गए। तो ऐसे हम्म। विलेजेस की लिस्ट निकाल कर, और वो सारी लिस्ट में से कुछ 10 एक गांव चयनित करके, और वहां पर कुछ इस तरह का प्रपोजल हमारे द्वारा दिया जा सकता है कि ये घोस्ट विलेज को हम होस्ट विलेज और ब्यूटीफुल विलेज बनाने का प्रयास करेंगे, और ये मॉडल जो है पूरे देश और दुनिया को दिखाएंगे। नहीं अब हाँ, इसका ऐसा है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो गांव तो निकल आएंगे, गांव भी निकल आएंगे, जमीनें भी निकल आएंगी। हम्म, और इसमें फिर ये क्या है कि वो जमीन को आपको किस तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ये एक टेक्निकल पॉइंट आएगा। हम्म, टेक्निकल पॉइंट ये आएगा कि इसमें मैंने जो सबसे बढ़िया पॉइंट बताया था कि लीज वाला। लीज में क्या होता है कि उसमें किसी को नुकसान नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं, वो जिसको लीज में लेना 60 साल, 100 साल, 50 साल, 10 साल, हम्म, वो हम अपना प्रोजेक्ट उसमें वो कर सकते हैं। ऐसी एक मतलब चीजों को उसमें प्रोडक्शन किया जा सकता है। जहाँ परचेज वाली बात आएगी तो उनका भू कानून जो अभी मैं पढ़ रहा था, इतनी देर से आपको समझा रहा था ना, उसका लफड़ा भी फंस सकता है, तो वो भी देखना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट तो बनाते हैं, इसके लिए बात करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, रास्ता निकलेगा कोई ना कोई, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हमें रास्ता निकालना पड़ेगा जो भी होगा। और यदि हम पावर में आते हैं तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर जी सकते हैं, तो प्रोजेक्ट तो तैयार हो। जी जी, प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। हाँ हम हमारे अन्य साथी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। अ, सर सर, एक ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा तकनीकी सेवा सलाहकार हूँ मैं, तो ये ग्राम सभा के माध्यम से क्वाइट पॉसिबल है
हम लोग आकर लैंड ले प्रोजेक्ट के लिए लैंड ले सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। ग्राम सभा का हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहाँ पे कमेटीज फॉर्म करेंगे और वहाँ के लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित भी करेंगे और एक्सपोर्ट के लिए भी बाहर से, यहाँ से जो मेडिकल प्लांटेशन वगैरह वगैरह, तो उद्योग के लिए वो से ये सब लोग हम लोग लैंड ले सकते हैं कि हमारे पास में केस लॉ है हाई कोर्ट का, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट का, और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी हम लोगों ने ऑर्डर ले चुके हैं इसके लिए। तो ये क्वाइट पॉसिबल है। यहाँ जहाँ तक गवर्नमेंट ने हम लोगों को जो आप बोल रहे हैं कि इसके लीज पे देंगे, तो हम लोगों को क्या उसमें डेवलपमेंट करना है, उसमें प्रोडक्शन, लैंड पे तो प्रोडक्शन ही करते हैं हम लोग, तो यूटिलाइजेशन ही उसमें जी इम्पोर्टेंट है। हम लोग हैंड ओवर करके जी लैंड जी हैंड ओवर करके क्या है, यूटिलाइजेशन मिल गया तो भी बहुत हो गया। वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और डेवलपमेंट हो जाएगा हाँ, नेचुरली। इसमें एक चीज मैं जानना चाहूँ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जैसे जैसे हम आपको मान लीजिए गांव दे देते हैं, ठीक, ओके, हाँ जी। गांव एक कहते हैं इस गांव की जमीन को आप यूज करिए, तो उसको कैसे यूज करेंगे आप उसको परचेज तो नहीं करेंगे, कैसे करेंगे ये बताइए हमको एक प्रोसेस। मिनट मैं जरा क्लियर कर दूं सचिन जी, आप कृपा करके ये गांव खरीदना या लीज लेने के चक्कर में मत पड़ो। बेस्ट होगा पलायन के गांव खाली पड़े हुए हैं, उसकी सारी सूचियां गूगल में उपलब्ध है, कितने गांव, कितना एकड़, कितना खाली पड़ा है। आप सीधा सीधा अपनी सलाहकार सेवा से ग्राम सभा की कोऑपरेटिव बना दो, गांव वालों की कोऑपरेटिव, जमीन उन्हीं की रहे। आप 50 साल लड़ते रहोगे, जमीन नहीं ले पाओगे, फालतू अपना नाम बदनाम कर लोगे। आप सीधा सीधा गांव वालों की, विशेषकर गांव की महिलाओं की सहकारिता बना दो। इसमें हमारे तिवारी जी का सारा ज्ञान उपलब्ध है, तुरंत अवेलेबल है। उसमें कोऑपरेटिव में पैसे की कमी नहीं है। 2 3 आप उसको मालिकाना फालिकाना चक्कर में मत पड़ जाओ। ये ऐसा है कि भाई एमपी बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो ठीक कर दूंगा, वो दूसरा 10 बार भी करते रहेगा तो फिर बहाना करते रहेगा। और ऊपरी जी तो प्रशासन में है तो सब इनको मालूम है, उत्तराखंड का भी, यूपी का भी, और अभी भी एक्टिव है। तो आप सीधा सीधा वो गलतियां मत करो बेटा। महाराष्ट्र जाने का है तो आप अपनी सलाहकार सेवा खोलो। ग्राम सभा को अगर इंटरेस्ट हो, गांव वालों को रुचि हो, गांव के मंदिर वालों को, वहां के रिटायर्ड लोगों को रुचि हो, तो आप अपना ज्ञान उनको दे दो। आप जमीन ले लो, लीज ले लो, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये सीधा सीधा संभव है। अब अगर हिम्मत हो तो हमारे साथ जो पलायन के गांव है उनकी लिस्ट निकाल लो, गूगल में अवेलेबल है सब, और लेकर आप अपना सीड मनी डालो उसमें। मैं आपके साथ में 50-60 हजार रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार हूं एज ए सीड मनी। दान नहीं है, न ये सीएसआर है, न ये सरकार से पद वाला है। तो सीधा सीधा गांव को सलाहकार सेवा देकर गांव अपनी शक्ति को पहचाने, और वहां पर जो आप बिजनेस मॉडल दे सकते हो। लास्ट में मैं वाइस चांसलर हूं पंचगव्य विद्यापीठ का। हमने ऑलरेडी कोशिश की है कि बद्री गाय पर आधारित, ये इंसान वहां नहीं रहता गांव में, तो वो गांव को बद्री गायों के गांव कर दो। सारा कुछ रेडी है, हमारे तेवटिया जी, तिवारी जी, चमोली जी साहब। बस केवल एक ही है, लोकल लोगों द्वारा धक्का धक्का लगाओ। बाहर वाले अपनी होशियारी वहां न दिखाए, लोकल लोगों को ही जगाओ, उनको अन्ना हजारे का प्रमाण पत्र दिलवाओ, और उनको बोलो अपने गांव का भला आपको खुद करना पड़ेगा, डिमांड बहुत है और कम खर्चे में हो जाएगा। ऐसा मेरा सादर अनुरोध है। चक्कर में मत पड़ना और झूठे आश्वासन बिल्कुल मत देना। पहले सब बहुत बदनाम हो चुके हैं, तो आओ इस पर मिलकर काम करके अपन सीड मनी लगाएंगे। अगर आप तैयार करने को हो, अभिषेक जी हो, उप्रेती साहब का ओवरऑल मार्गदर्शन होगा इसमें, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट भी है, रहे भी है भी, और ये जिंदगी में रहेंगे भी। उप्रेती साहब का मार्गदर्शन मेरे को लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा गाँव वालों के लिए। धन्यवाद। अन्य साथी अपना प्रश्न कर सकते हैं। सचिन जी, अभी आपने अनम्यूट किया था अपने को। मैं सर की बात से सहमत हूं, क्योंकि लीज लेना बहुत कठिन काम हो गया है, और जिस गांव के हम जमीन की लीज की बात करते हैं तो जो दूसरा विपक्षी पक्ष होता है वह हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें रचने रखता है और हमें बदनाम करने का प्रयास करता है। हम करते हैं अच्छा करने के लिए, और
उससे टेंशन हो जाती है। एक बड़ी विदेशी कंपनी जो एक काम करना चाहती थी टीकमगढ़ में, एक हमारी ग्राम पंचायत है माड़ूमर, उसमें लगभग 200 एकड़ जमीन के लिए प्रस्ताव सरपंच के द्वारा दिया गया। कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम ने उसमें सहमति जताई। तो यहाँ के विधायक और अन्य लोगों ने मिलकर, वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर रिट दायर कर दी, विधानसभा में क्वेश्चन उठवा दिया। वो 200 एकड़ जमीन काय के लिए ले रहे थे? सिर्फ प्लांटेशन करने के लिए, 20 साल के लिए। उनका उद्देश्य अच्छा था, बहुत सार्थक उद्देश्य था कि भाई गांव की जमीन में हम प्लांटेशन करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे और 20 साल बाद उस जमीन को छोड़ देंगे हरा भरा करके। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, कतिपय लोगों के द्वारा विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को भड़काया गया कि भाई ये लोग आ गए हैं बाहर के, जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, और उस को रिजेक्ट कर दिया। और कार्रवाई एसडीएम के द्वारा उस पंचायत पे कार्रवाई की गई है ना। उसका मामला अभी भी लंबित है, अभी 6 महीने नहीं हुए पूरी घटना को। तो हम उस गांव में ग्राम सभा के माध्यम से, उनका कोऑपरेटिव के माध्यम से, अन्य सहयोग के माध्यम से, अन्य शासन की क्या नीतियां हैं उनके माध्यम से हम उनका सहयोग करें। अगर हम जमीन के चक्कर में बिक गए तो जमीन लेना बहुत कठिन काम है। तो जमीन सिर्फ उनको मिलती है, एक और बता दें, जिसके ऊपर वर्तमान सरकार की कृपा हो। अगर सरकार की कृपा नहीं है, भ्रष्टाचार करने की व्यवस्था नहीं है, अधिकारियों को पैसा खिलाने की व्यवस्था नहीं है, तो लीज पे जमीन मिलना इम्पॉसिबल है। धन्यवाद। बहुत सही बात महेंद्र जी ने बोली है, और इसी तरह के अनुभव कई जगह के रहे हैं हम लोगों के। इसलिए जमीन पे लीज लेना एक उचित वो नहीं होगा, समाधान नहीं होगा। उसके लिए सहकारिता, जो आदरणीय कमल टावरी जी बोल रहे हैं, और उसी से संबंधित तरीकों द्वारा ही हम लोग वहाँ पर ये काम करेंगे। हमारे अन्य साथी जो जुड़े हुए हैं वो प्रश्न करें। सचिन अवस्थी जी, नितिन किशोर जी, प्रेमानंद महाराज जी, श्री जी, प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी, प्रदीप जी और पी.के. यादव जी। सभी को नमस्कार जी। मैं नितिन किशोर, जल अधिकार फाउंडेशन से। पानी पे हम 12 साल से पूर्णकालिक काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में हमने चंदन नयाल जी हैं, उनके साथ में हमने कोलैबोरेशन में काम किया है। उसमें एज ए टेक्निक लीड तो वही कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, क्योंकि लोकल वही है, नेतृत्व वही कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे स्मॉल वाटर पैचेज है ना, पहाड़ों पे थोड़ी जमीन कम होती है, तो वाटर पैचेज जंगल में बनाना और पानी वहाँ पे सुरक्षित। मेरे सवाल सिर्फ इतना सा है कि उत्तराखंड में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, इस पे कोई सुझाव दे तो। क्योंकि जैसे गांव अलग अलग पहाड़ों पे होते हैं, तो पानी का हम कर सकते हैं क्या कि गांव-गांव में पानी पहुंचाना हो? जी जी, मैं मेरे से आप पुराने लोग बताया कि वहाँ पे नालियां होती थी, जैसे नहरें होती है ना, तो ऐसे नालियां होती थी, पुराने लोगों ने मुझे बताया। तो इसमें मैं गाइडेंस थोड़ा चाहता था, तो एक बात। देखिए सर, ऐसा है, जो जल की समस्या है वो तो हर जगह है। पहाड़ों में भी नदियां भी सूख रही हैं, हिमालय का स्तर भी डाउन हो रहा है बर्फ का। तो लेकिन इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो जो पानी, प्रकृति जो है, पानी अधिक नहीं बरसना। दूसरा, सड़कों का वहाँ जो डायनामाइट वगैरह लगा के उड़ाते हैं, पर्वत में भूस्खलन होता है और वृक्षों की कटान होती है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये सब प्रेशर जो वहां पर पड़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिन पर दिन वहाँ के जो जो स्रोत हैं, ओरिजिनल स्रोत हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। पेड़ों से अगर वृक्ष हम लगाएं, वहाँ वृक्षों का वृक्ष आज जंगलों में आप अक्सर देखेंगे, वहाँ स्रोत कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर बांज होता है, बांज के पेड़ होते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, और बहुत हाई एल्टीट्यूड पर आपके देवदार के पेड़ होते हैं, और मिडिल एल्टीट्यूड पर जो है वो होते हैं शाल के वृक्ष। तो जहां पर बांज और देवदार होता है, उन जंगलों में आपको स्रोत पानी का जरूर मिलेगा।
और वो पानी ऐसा मिलेगा आपको कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल मेडिसिन होता है। वो अब वो बहुत कम जगह रह गई हैं, क्योंकि पेड़ पौधे वहां पर दिन लोग आग लगा देते हैं घास के चक्कर में। गांव के लोग धीरे से गए, उन्होंने किसी तरह एक कोने में आग लगा दी, पूरे जंगल में आग लग गई। जो छोटे छोटे पौधे प्लांट होते हैं वो जो है क्या होते हैं, वो तो मर जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो झुलस जाते हैं आधे। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर जो उत्पन्न हो गई है, और जो इतनी गर्मी ग्लोबल प्रॉब्लम भी आ गई है, जिसकी वजह से वहां के नदी नाले और स्रोत सूख रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो भी है उसको कैसे किया जाए। जो है हमारे पास अवेलेबल वाटर, उसमें दो स्कीमें हैं। एक स्कीम तो बहुत बड़े लेवल की है, जो कि शासन स्तर पर की जा सकती है। वो ये है कि हमारे पास जो बड़ी रिवर्स हैं, गंगा जैसी रिवर है, अलकनंदा और भागीरथ, कई चीन, तेलंगाना और भिलंगना, और ये सब तमाम नदियां हैं जो पानी के स्रोत अब भी अच्छे हैं। उनसे हम एक सुरंगों के माध्यम से पहाड़ के अंदर से दूसरे नदी जो सूख गई है उनमें डाइवर्ट कर दें। उससे क्या होगा कि वो पानी, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उसके द्वारा भी वो जो है पानी, वो बाढ़ नीचे नहीं आएगी एरिया में, वो वहीं पर सारे पूरे पहाड़ में पानी खप जाएगा। जिन नदियों में पानी नहीं है उन नदियों में पानी भी पहुंच जाएगा। उससे गांव गांव तक आप जा सकते हैं, नंबर एक। और दूसरा जो है, इसका जो पेड़ आप प्लांटेशन करेंगे खूब ज्यादा, और प्लांटेशन करने से भी आपको राहत मिलेगी। और ये सब चीजें जो है, ये बड़े पैमाने पर है। और छोटे पैमाने पर तो जो है स्रोतों में, गाँव में आजकल तो हर जगह नल लग रहा है, हर जगह पंप स्टेशन नदियों से करके ले आ रहे हैं हाइट पर। अब देखिए पिथौरागढ़ में हाइट पर है, 5,500-6,000 फीट की हाइट पर है। तो वहां पर आप जाएंगे, पानी के लिए प्रॉब्लम है। अल्मोड़े में जाएंगे तो एक समय तो ऐसा था, वहां पानी के लिए लोग तरसते थे। अब कम से कम उन्होंने नदी जो कोसी नदी है उससे अपलिफ्ट करके पानी को वहां पहुंचाया है, लेकिन अब भी वहां प्रॉब्लम है। तो जितने भी आपके पर्वतीय हाई एल्टीट्यूड पर हैं, वहां पर सब पर पानी की समस्या है। ये समस्या तभी दूर होगी जो सूखी नदियां हैं उनमें पानी डाला जाए मेन नदियों से, और उसके बाद उनसे अपलिफ्ट करके आप उनको ऊपर तक पहुंचाएं, जैसे आप पानी की टंकियों में भरते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरा पेड़ लगाए जाए, ताकि आपको नेचर जो है पानी बरसाए वहां पर। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ देहरादून का, बहुत दूर का नहीं बता रहा हूँ। देहरादून का 2000 से पहले, राजधानी बनने से पहले, वहां का टेम्परेचर 27 डिग्री था, सेल्सियस था। और वो 27 पर जाता था। 27 से जहां 31 हुआ हो तो पानी गिर जाता था। ये मेरा बिल्कुल देखा हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस के बाद 31 डिग्री पर पानी वो हो जाता था उसी एरिया में, और फिर ठंडा हो जाता था। तो टेम्परेचर वहां बराबर बढ़िया बना रहता था। अब क्या है, अब आज के डेट में आप जाके देखिए, वहां पर 41, 42, 44 तक जाने लगा टेम्परेचर। इसका कारण यह है कि कटान पेड़ों का, लीची के बाग काट दिए गए। और राजधानी बनाने से आपने वहां पर उस भूस्खलन एरिया पर आपने बड़ी बड़ी इमारतें बना दी हैं, और देहरादून का सत्यानाश कर दिया है। अब गैरसैंण में राजधानी की बात उठाई गई, जो हम अब भी कहते हैं, हमारी पार्टी तो कहती है गैरसैंण में ले जाई जाए। वहां इन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके, मैं तो वहां गया, देखा भी, सब कुछ किया, सर्वे किया, करोड़ों रुपए लगा करके इतना आलीशान आरामगाह बनाया है कि 2 महीने 1 महीने के लिए जाते हैं, वहां आनंद लेते हैं। उसके बाद वहां आपको उससे पहले 1-2 किलोमीटर पर से ही शुरू हो जाएगा शराब की बोतलें मिलना, बियर की बोतल डब्बे मिलना, और वो लिया चले आए। तो साहब ये सब चीजें जो है, जो आज चूंकि आपका प्रश्न जल से है, तो जल के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा। ये जो बहुत बड़े स्तर पर आप बड़ी नदियों से पानी छोटी नदियों में डालिए, डाइवर्ट करिए, और छोटी नदियों से आप अपने गूलों के माध्यम से, जो आप गूल कह रहे हैं, उसके द्वारा, या पाइपों के माध्यम से आप जगह जगह पर पर्वतीय, जो जहां जहां पर पानी की पहुंच है वहां ले जाइए। और कुछ जगहों पर जहां पर आप बहुत टॉप पर हैं, वहां पर आप उसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा आपको। यही इसका एक तरीका है, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। धन्यवाद उत्प्रेती जी। काफ़ी सारे प्रश्न अभी साथियों के बचे हुए हैं। जो साथियों के बचे हुए हैं मैं उनका नाम बोलता जा रहा हूँ। श्री सचिन अवस्थी जी, पीके यादव जी, महेश्वरी पांडे जी, महेंद्र द्विवेदी जी हो चुके हैं, जीवेश पांडे जी, गोपाल प्रसाद जी, और अन्य साथी एडमिन आईफोन, और जो भी साथी बचे हुए हैं अपना प्रश्न करें। ये कार्यक्रम हम 10 बजे तक ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलता है, उसको हम रोक रहे हैं। 10 बजे ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाया करेगा।
तो अंत के जो प्रश्न है उसके लिए लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं या फिर वो देखिए, डायरेक्टली अभिषेक जी नमस्कार। जी प्रश्न उत्तर का तो जीवन भर संबंध रहेगा और जीवन भर रहेंगे। प्रश्न उत्तर कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। करना क्या है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी इन चीजें करना क्या है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उस पर ही प्लान करके कार्रवाई, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, कहीं भी किसी बिल्कुल भी सही। क्षेत्र में एक्शन प्लान बना करके काम शुरू करने की जरूरत है। मीटिंग तो महीनों से हो रही है पर काम कहीं बिल्कुल भी सही शुरू कह रहे नहीं हुआ है। इसलिए काम शुरू करने की जरूरत है। मीटिंग के जरिए हम एक दूसरे के अपनी बात रखते हैं, लेकिन काम करके हम एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। इसलिए काम पर फोकस किया जाए और जल्द से जल्द इसी जून के महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शुरुआत होनी चाहिए। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। बहुत जी सही, बहुत धन्यवाद। सही। गोपाल जी, प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी, अन्य साथी। जी जी, चूंकि मैं तो दूसरी बात कह रहा था, लेकिन हाँ जी हाँ जी, काम तो होना चाहिए, लेकिन जो चर्चा है उसका एक महत्व है। और चर्चा विशेष उद्देश्य से शुरू की गई है। देश में अच्छे एफर्ट्स उनको करने वालों को दिया जाए, तो दोनों का महत्व है। एक तो ये बात है, मैं डिफर कर रहा हूँ, तो पर से हम लोग उसका ओपिनियन का अंतर रख सकते हैं। दूसरे जो आपने अभिषेक जी बात कही, जिससे प्रेमानंद जी भी सहमत थे, कि पहले जब मीटिंग हमने शुरू की थी ना, तो हम 1 घंटे के बाद, यानी कि 9:15 9:30 9:35 तक हम लोग समेट देते थे। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेंगे तो जल्दी समेटेंगे, क्योंकि और भी सबके पास में बहुत सारे काम रहते हैं। परिवार वालों को भी सब कईयों को समय देना होता है। प्लस दैट इज नॉट द इशू, परिवार वालों को छोड़ के तो हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पर जितना यदि जो मीटिंग है वो यदि प्रयास हम लोग करें कि भाई 9:30 9:35 तक भी खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन बहुत आवश्यक होगा तो कर लेंगे। तो ये जो फटाफट करके, और इसमें हम जो मतलब बीइंग वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स की कॉल करते हैं, अभी कौन बोलो बोलो, 1 या 2 बार बोल लिया, जिसको बोलना है बोले, नहीं बोलना है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अपना सुने। 2-4 मुख्य लोगों ने बोला, जयराम जी की, उसके बाद अपना काम पे लग जाए। आज का प्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छा रहा, मतलब काफी डिटेल्ड। आई एम सरप्राइज कैसे उप्रेती जी से एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि वो तो पहाड़ी क्षेत्र के खुद रहने वाले हैं, अफसर भी रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मतलब अफसर भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं गाँव वालों के। तो बहुत अच्छी एक काफी डिटेल्स दी उन्होंने। 1-2 चीज मैं थोड़ा बीच में 10 मिनट 15 मिनट मार्केट एरिया में सुन नहीं पाया था, कि वो जमीन वगैरह के लीज को, तो डजेंट मैटर, मैं नहीं सुन पाया, लेकिन बाकी साथियों ने कमेंट किया बढ़िया। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, और बहुत अच्छी डिटेल उत्तर थे। धन्यवाद उप्रेती जी, आप इतनी तैयारी के साथ आए। और थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू काफी आपने डाटा सर। दिया, अरे और सर, आपने जी जी जी, गोपाल और जी, मैं व्यक्तिगत जी एक बार बस स्रोत में अक्सर जो लेना दिमाग चाहूंगा में था आपसे। वो बात से बोल दी है। जी जी, स्रोत के लिए संपर्क मैं करूंगा आपसे आपको इनको। ना सर, अग्निहोत्र और तर पर भी बाद में जो है। जी जी जी, धन्यवाद। जी गोपाल जी, आचार्य ओके। रतन आनंद जी, जीवेश जी, अन्य साथी, कोई भी कुछ कहना चाहता है तो अपनी बात संक्षेप में 1 मिनट किसी ने में हाथ उठाया हुआ है, गोपाल प्रसाद जी रख हाथ उठाए, सकते तो हैं, आप 1.5 बात मिनट। कहिए, अनम्यूट अभी करें, हमारे बात पास करें। जी 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 जी, समय है। आवाज कट रही है गोपाल जी, आवाज कट रही है जहाँ पर भी आप। हमने मेरा उप्रेती जी के क्षेत्र की बात कर जी रहे हैं, उसमें उत्तराखंड भी है। और उत्तराखंड जी में गंगा जी के ऊपर में जो अन्याय हो रहा है, जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर जी जी जो गंगा को के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर में आपने जी एक जी शब्द भी नहीं कहा। और वहाँ शायद किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे आवाज नहीं आ कांग्रेस रही की आपकी। चाहे भाजपा की, के नाम पर आपकी मोटा आवाज रकम नहीं आ कमीशन रही के रूप में गोपाल प्राप्त जी। किया। हेलो, हाँ हाँ जी, आवाज हाँ साफ नहीं आ रही। आवाज आ रहा है, अब आ अब रहा आ है। रही रहा है, है। अब आ रही। हाँ, तो जी मैं ये कह रहा हूँ कि जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर उत्तराखंड के जो भी पार्टी के वो रहे हैं, हम्म पार्टी की सरकार रही है, उसके मुख्यमंत्रियों ने मोटा रकम जो है प्राप्त किया है, और हम्म पर्यावरण की घोर उपेक्षा की है, हिमालय क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है। उनको केवल अपने कमीशन बाजी से मतलब, और
ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस इशू के जी ऊपर मैं बोलना चाहिए, जिस इशू को आज सबसे बड़ा इशू बनाना चाहिए, गंगा के ऊपर में अन्याय, हमारे पास एक संस्था का सीडी भी है 100 से ऊपर, जो गंगा के ऊपर में किस तरह से हमें, और मैं वो चाहूंगा कि अपने सारे लोगों में मैं मुफ्त वितरित करूं उसको, जिससे उस मैसेज को लोग समझ पाए गंभीरता पूर्वक। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज उत्तराखंड, और दूसरा, उत्तराखंड के बहुत लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, जो मैं किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर उत्तराखंड वासियों में मैंने देखा है शराब के प्रति आकर्षण। यह बिल्कुल एक सही घोर है। समस्या है। आपने भी शराब की बात की, आपने भी हम्म शराब की बात की। क्या शराब हम्म हमारा कल्चर है? उत्तराखंड का जो हम्म, अपना सांस्कृतिक जो विरासत है, हाँ, गोपाल जी, आप बहुत बाद में जुड़े, इन उसके सब चीजों पे बात ऊपर मत कीजिए, में बातें रिपीट हो सर रही हैं, सर मैं इन इसका सब उत्तर चीजों भी पे दूंगा बात आप मत जो बोल कीजिए। रहे हैं। सर मैं 2 मिनट में इसका उत्तर दूं। हाँ आपका हाँ आवाज गोपाल जी। साफ नहीं है। को धन्यवाद। विस्तार देने की गोपाल जी। आवश्यकता है। और हाँ गोपाल जी। ये जो निगेटिव जो गोपाल जी, ये सब बातें हो चुकी हैं। निगेटिव जो निगेटिव जो हाँ गोपाल जी। निगेटिव जो गोपाल में जी। गोपाल जी। हेलो गोपाल जी। हाँ बोलिए। हाँ, ये आवाज नहीं आ रही साहब। जी हेलो। हाँ पशुपति हाँ जी, हाँ, अभी जो ऐसा है। गोपाल जी ने ऐसा बात है रखी गोपाल है, जी ने। बात हाँ रखी, मैं उस पे बता आप वक्तव्य एक दीजिए। मिनट, हाँ एक मिनट बस शॉर्ट में बोलूंगा। गोपाल जी ने पहला प्रश्न बताया, उठाया है, गंगा पर आपने क्यों नहीं बात की। मैंने बिल्कुल करी। गंगा का लेवल कम हो रहा है और पहाड़ों का बर्फ हो रहा है, और उसको, उनके जल को गाँव गाँव तक इधर उधर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अब एक इन्होंने जल विद्युत वाली बात बहुत अच्छी कही। तो मैं बता दूं गोपाल जी, जल विद्युत जो जो प्रोडक्शन है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसका गंगा पर जो जल विद्युत का अधिकार है अभी भी उत्तर प्रदेश का है। आपको ये पता होगा या नहीं होगा? आप उस पर जो ज्यादातर जो 80% उत्तर प्रदेश है, 20% उत्तराखंड है, वो क्या कर लेगी भाई? आप अभी तो इनका उस पर झगड़ा चल रहा है जल विद्युत पर। वहां का पैदा वो कर रही है उत्तराखंड वाली, लेकिन यूपी का उसमें बहुत बड़ा वो है, हिस्सा है। तो इसलिए उस पर तो इन्होंने केवल इतना किया है कि जो जमीन इन्होंने बेची है 5 डैम वो करने के लिए, उसमें लोगों ने फायदा उठा लिया, इन्हीं के आदमियों ने, और काम जीरो का है। तो लेकिन उस फायदे में भी इनको बहुत कम मिलता है, 20 पैसा मिलता है रुपए में उत्तराखंड को। आप क्या समझ रहे हैं? तो इसलिए उसमें उत्तराखंड का कोई वो नहीं है। उसको इसको ये करना पड़ेगा यूपी और उत्तराखंड में, क्योंकि गंगा पर अधिकार केवल वो उत्तराखंड का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है। आप केवल उत्तराखंड के लिए नहीं कह सकते गंगा को। गंगा एक उत्तराखंड की नहीं है, उत्तराखंड की नहीं है। गंगा एक आपके पूरे हिंदुस्तान की है वो। तो इसलिए उस पर आप जो ये कह रहे हैं, ये आपके मुझे समझ से आपको इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। नंबर एक। नंबर दो, शराब पर आपने बात करी, तो शराब वाकई में आपने बिल्कुल सही बात करी। तो ये शराब जो है वहां के इवन बच्चे भी वहां पर यूज कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने अब तो गांव गांव में भी शराब की दुकानें खोल दी, देसी शराब की। पहले तो लोग वो बहाना क्या बना रहे हैं कि लोग घरों में शराब बनाते हैं और विषैली शराब बनती है, मर जाते हैं। तो इसलिए भैया हम अच्छी दुकान खोल दे रहे हैं, देसी शराब पियो, खूब पियो। तो लेकिन ये ऐसे ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमको एक उन बच्चों को मेंटल उनका वो स्तर पर जाना होगा, उनका मानसिक सुधार, कि ये कितना नुकसान है। इसीलिए हमने 6 जून को जो रखी थी, उसमें शराबबंदी वाला जो रखा था, उसमें हमने नशाबंदी का भी प्रोग्राम था, लेकिन वो समय नहीं मिल पाने की वजह, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते बच्चों को। स्कूल के बच्चे बुलाए थे हमने उसके लिए। अब हम उसको जरूर करेंगे, हम उसको हर स्कूल में कर रहे हैं, वहाँ उत्तराखंड में हर स्कूल में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लेक्चर देंगे, उनको प्रैक्टिकल कराएंगे कि किस तरह से आप शराब आपके लिए घातक सिद्ध हो रही है। तो इस तरह से एक अभियान चलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा वो। जी थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न कौन पूछना चाहेगा? जीवेश जी। हम्म। जी सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। आवाज आ रही है?
हाँ जी यस जी आ रही। सर मेरा ये प्रश्न है कि मैंने पेपर में या सोशल मीडिया में सुना है कि उधर पे भी मतलब बहुत ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। ये क्या सही है और इसके लिए क्या हाँ उपाय हाँ किए जाएं? हाँ 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 सुनिए सुनिए, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें एक्चुअली वहां पर घुसपैठ तो कहीं से भी हो जाए भारत के अंदर, तो बांग्लादेशी उस जगह को ढूंढेंगे जहां पर उनको सेफ्टी हो। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ से ज्यादा सुरक्षा कहीं पर नहीं हो सकती है। इवन वहां पर जो और समुदाय के लोग भी हैं, वो उन्होंने क्या किया कि जंगल में एक जगह चुनी। जंगल में उन्होंने, किसी ने मंदिर बना दिया, किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने कुछ में, थोड़ी सी जगह धीरे धीरे बढ़ते 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 वहां पर बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया। और लीजिए आप घुसपैठ क्या कह रहे हो, पूरा क्षेत्र ही उनका हो गया। तो अब इस तरह की हरकतें वहां बहुत हो रही हैं। अभी आजकल थोड़ा सा टाइट हुए हैं धामी जी, जो योगी की नकल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन आप वहां से उनको किस तरह से करेंगे, उसके लिए तो आपको सरकार को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। घुसपैठ जरूर हो रही है, वो वही क्या। अब भाई बॉर्डर एरिया है, वो पूरे पहाड़ी रीजन जो है आपका, पिथौरागढ़ बॉर्डर एरिया चाइना से लगा हुआ है, नेपाल लगा हुआ है, नेपाल से आ सकते हैं, चाइना से आ सकते हैं, तो वो भूटान से लेके लगा हुआ है, तो ये सब इजीली वहां पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पर इसीलिए मेरा एक प्रपोजल था, मैं हमने कहा था गवर्नमेंट को कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें विशेष रूप से उन लोगों को सुविधा दी जाए, और वहां पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाए। ताकि देखिए, मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, यदि मेरा चाइना और उत्तराखंड से कोई क्षेत्र लगा है, और उस क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, अगर चाइना वाला कहता है कि मैं आपको यहाँ आपको 5,000 मिल रहा है, चाइना वाला कहता है मैं आपको हर आदमी में 20,000 दूंगा, आप मेरे पास काम करो। अब वो इजीली चला जाएगा, बगल में है वो, उसमें आराम से करेगा। इन चीजों को आपको बहुत बारीकी से बॉर्डर लाइन पर देखना पड़ता है। आपको क्या हो रहा है, अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सी चीजें ऐसी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन इसका यही उद्देश्य है कि हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, लेकिन उस पर निगरानी रखने की जरूरत, वो तो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। ओके जी धन्यवाद उत्प्रेती जी, और धन्यवाद आप सभी साथियों का। बहुत सार्थक सभी विषयों पे बात हुई। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर जो अभी उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं और उनमें जिन चीज़ों पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वो बातें चिन्हित हुई। किस तरीके से वहाँ पर लोगों को रोजगार के माध्यम से पलायन रोकने का प्रयास किया जा सकता है, यस किस तरह से शराबबंदी के माध्यम से वहाँ के पारिवारिक झगड़ों को और जो परिवार की समस्याओं को कम महिलाएं। किया जा सकता है, और किस तरीके से वहाँ पर जो वहाँ पर्यावरण संतुलन स्थापित करके, वृक्षारोपण करके और जल के समस्या और अन्य समस्याओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है। इन सब विषयों पे चर्चा हुई। चर्चा के बाद इस कड़ी में एक मीटिंग भी हो चुकी है, और अगली मीटिंग 21 तारीख को रामनगर में है। तो जो साथी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। लेकिन साथ ही साथ ये जो आज चर्चा हुई है, इसको जमीन पे उतारने का प्रयास भी किया जाएगा। उत्तराखंड में 95 विकास खंड हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, और उन 95 डेवलपमेंट ब्लॉक में अतिशीघ्र लोगों को चिन्हित करके और उनको अपने कार्यक्रम से जोड़ा जाने का लक्ष्य है। उस दिशा में काम हो रहा है। प्रेमानंद जी के जो चिंताएं हैं वो बहुत वो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं जिनको उसी को अगले स्तर पे ले जाने की आवश्यकता है। उसके विषय में मैं अलग से चर्चा करूंगा उनसे। और क्योंकि आज का विषय जो था वो पर्वतीय क्षेत्र और विशेषकर उत्तरी उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र था, तो वहाँ पर आज की चर्चा और आज के लोगों द्वारा किए गए वादे और बातों के अनुसार उस पर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। और 2-3 महीने में आपको कुछ जगह पर काम चालू होता दिखाई देगा, और आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ, वहाँ पे काम शुरू हो गया, क्योंकि चर्चा हुई थी। तो आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत अभिषेक जी, धन्यवाद। कल अभिषेक का जी, जो हमारा विषय है वो है राष्ट्रीय लोक आंदोलन। राष्ट्रीय लोक आंदोलन अन्ना जी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ उसको
बारे में बताने यहाँ पर जो उसकी कार्यकारी अध्यक्षा हैं श्रीमती कल्पना इनामदार, वो रहेंगी यहाँ पर, और वो राष्ट्रीय लोक आंदोलन के कार्य और उनके जो लक्ष्य हैं उनके बारे में बताएंगी। और कल इसी विषय पर चर्चा होगी। आप सभी ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सचिन जी, 10 बजे तक हम लोग नहीं रुक सकते, ये आज से हमारा तय हुआ है, तो चर्चा यहीं पे खत्म हो रही है। बाकी बात हम लोग फोन पे कर लेंगे। अगर उत्पेती जी से कोई प्रश्न है तो उसके लिए नंबर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद। कल सभी मिलते हैं 8:10 जी। धन्यवाद। अभिषेक जी, हेलो अभिषेक जी, आवाज आ रही है? बोलिए। जी हाँ बोलिए। मैं सिर्फ एक सूचना देने के लिए बोल रहा था। मैं एक्चुअली आज ट्रैवल में हूँ, देहरादून हूँ, तो बहुत जल्दी जोड़ नहीं पा रहा। मैं एक सूचना दे रहा था। कुमाऊं में रानीखेत के आसपास और गढ़वाल में जो टिहरी के आसपास, टिहरी जिले में, मैंने कुछ ऐसे गांव देखे हैं जिन गांवों में कंप्लीट पलायन हो चुका है। वहां के लोगों ने मुसलमानों को मकान किराए पे दिए, वो आके वहां रहने लगे और उनने अपना वोटर आईडी बनवा लिया। उसमें से कुछ मुसलमान ग्राम प्रधान हो गए। ये मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं कि इन विषयों ऐसी भी जगह है जहां पे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बात होती है।